हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स के, आपके नीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हूं यहां पे लेक्चर नंबर 4 लेके, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। यकीन 5.0 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चौथा लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया है, आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो आप जानते होंगे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां पे सर्किट एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था, जहां पे मैंने आपको किरचॉफ के दो नियम बताए थे। एक किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना। अगर हम पहले की बात करें, किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल या फिर नोड एनालिसिस या नोड रूल भी कहा करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि किसी भी एक जंक्शन पे या नोड पे जितना चार्ज आ रहा है उतना ही लीव करेगा, यानी करंट दैट एंटर्स इज इक्वल्स टू करंट दैट एग्जिट्स। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको बताया था किसी सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर क्लोज सर्किट में लगे हैं तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होके जीरो आता है। और मैंने आप लोगों को किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। सो आज भी ये चर्चा जारी रहेगी, ये जर्नी जारी रहेगी, क्योंकि जब से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तब से आपको एक बात समझनी है कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो आज मेरी जो मेजर कोशिश है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ रहेगा आपके साथ, वो यही रहेगा, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इन चीजों को समझा सकूं और आप लोगों को आज इस लेक्चर के बाद काफी क्वेश्चंस करने में आसानी फील हो, महसूस हो। तो मैं मेजरली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आप लोगों के सामने आज लेके आया हूं। आज चर्चा जो हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किन किन पे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आज अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो। एक हमारा नोड रूल या फिर जंक्शन रूल होता था, दूसरा मेरा लूप रूल होता था जिसको किरचॉफ वोल्टेज लो भी कहते थे, केवीएल भी कहते थे। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें, आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। आज हम क्वेश्चंस यानी कि सर्किट एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहां हम सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। सर्किट में करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला करते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड ईएमएफ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नजर आ जाएंगे, पीवाईक्यूज भी आपको आज के इस लेक्चर में नजर आ जाएंगे। सो यस, डेफिनेटली काफी कुछ है जो आज के इस लेक्चर से आप सीख सकते हैं। सो करना क्या है, हम लोगों को अपनी नोटबुक ओपन करनी है हर बार की तरह, जैसे कि मैं आपको कहता हूं, जब बैठो अपनी नोटबुक को ओपन करके बैठो और उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। एक चीज हम समझ लेते हैं, सर्किट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड से हम एक सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि हम किस पर्टिकुलर मेथड में या फिर किस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जहां हमारी गलती होने के चांसेस कम है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स यहाँ ड्रॉपर हैं तो वो लोग सर्किट एनालिसिस सीख चुके होते हैं, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, या फिर कई बार दो तीन अप्रोच से सॉल्व करते हैं। सो आप लोग, अगर आपके पास कोई अपना मेथड है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट इतना याद रखें क्या उस मेथड से आपका आंसर जल्दी आता है और एक्यूरेट आता है। अगर नहीं आता तो आप ये मेथड फॉलो करें जो मैं मेथड आज सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। ईजी है, आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेंगे, अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी। पर सबसे जरूरी है सवाल का सॉल्व होना और एक्यूरेटली आपका आंसर आना। सो ध्यान से हर एक क्वेश्चन पे आप पूरा फोकस बना के रखेंगे, समझेंगे, और जब समझेंगे दिमाग को खुला रखेंगे, और सबसे जरूरी बात, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ना सबसे जरूरी है, जो मैं पहले भी बताता हूं। कई बार कई जगह कुछ गलतियां हो जाती हैं क्वेश्चंस को ना कंप्लीटली पढ़ने के वजह से। इवन हम लोग भी कभी आपके साथ कोई एक आधा क्वेश्चन गलत डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसका आंसर मैच नहीं करता, या फिर जल्दबाजी में आपके साथ डिस्कशन में किया हुआ कोई सवाल अधूरा रह जाता है, तो उसका रीजन ये होता है कि उस टाइम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा जाता। आपने भी फील किया होगा, है ना। सो ये बहुत कॉमन एरर है, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए इस एरर में मैं आपको बता देता हूँ, इसको इंप्रूव करने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ लें, ठीक है। जल्दबाजी में क्या होता है, सवाल अधूरा पढ़ने से कई बार हम आंसर गलत कर देते हैं,
ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, चाहे जिसको पूरा लेक्चर आता हो, चाहे जिसको पूरा टॉपिक, पूरी फिजिक्स आती हो, वो भी गलती कर सकता है, क्योंकि पूरा पढ़ना क्वेश्चन आवश्यक है, जरूरी है, ये याद रखें। ठीक है, सो आज भी हम लोग यही करेंगे, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्वेश्चंस की तरफ लेके जाता हूं मैं। यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। सो यहां पे आप देख सकते हो, आपको सर्किट में करंट की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल सा सवाल है, किससे रिलेटेड है आप जानते हो। पहले तो ये सोचो ये किस मेथड से रिलेटेड है, ये केसीएल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, आप केसीएल इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो आप देख सकते हो यहां पे एक जंक्शन इधर, एक जंक्शन इधर, एक जंक्शन इधर, एक जंक्शन इधर है। तो किसी जंक्शन से शुरू करते हैं जहां इंफॉर्मेशन पूरी है। आप यहां से देख सकते हो, यहां से 10 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। तो ये 10 एम्पियर दो हिस्सों में जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। यहां 6 किया तो यहां 4 एम्पियर जाएगा। करंट दैट एंटर्स इज इक्वल्स टू करंट दैट लीव। ठीक है ना, जो एंटर कर रहा है जंक्शन में उतना ही यहां से जाना भी चाहिए। यहां 4 जाएगा। अब ये 4 एम्पियर यहां पे एंटर कर रहा है इस वाले जंक्शन में, और 1 एम्पियर भी एंटर कर रहा है, तो यहां से कितना लीव करेगा, 5 एम्पियर। ठीक है ना, यहां से ओवरऑल कितना लीव करेगा, 5 एम्पियर यहां से लीव करेगा, क्योंकि यहां 10 एम्पियर एंटर किया है, 4 इधर गया है, 6 इधर गया है, तो 4 इधर गया और 1 इधर आया। तो यहां पे 1 और 4, 5 एंटर किया तो 5 लीव करेगा। अब इस जंक्शन की अगर हम बात करें, इस जंक्शन में 5 यहां से एंटर कर रहा है, यहां से 6 एंटर कर रहा है, इस जंक्शन से 2 कर रहा है, तो यहां कितना करंट पहुंच जाएगा, 8 एम्पियर। तो 8 इधर से आया, 5 इधर से आया, तो ऑब्वियसली आ गया 13 एम्पियर। सो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट एडिशंस, आप लोगों को एडिशन का यहाँ पे मेजर रूल जो है, सिंपल एडिशन करना है, बस जंक्शन पे इतना ध्यान रखना है, जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट लीव करता है। एक चीज और हम लोगों ने केसीएल को एक्सप्रेस करने के लिए सीखी थी लास्ट क्लास में। मैंने बताया था, मान लो आपको कोई ऐसा जंक्शन नजर आ जाए जहां पे आपको सारे करंट वो एंटर करते हुए दिखाए, या फिर सारे करंट वो बोले लीव कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि सारे करंट यहाँ एंटर कर रहे हैं, सारे करंट लीव कर रहे हैं। एक चीज याद रखो, मान लो यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, मान लेते हैं V1, यहाँ मान लेता हूँ V2, यहाँ मान लेता हूँ V3, यहाँ मान लेता हूँ V4, यहाँ मान लेते हैं V5, यहाँ मान लेते हैं V6। यहाँ कुछ रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R6, यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2, यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R3, यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R4, यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R5। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट आ जाता है, तो हम एक सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं, सवाल को आसान बना सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा नोड है, तो बेटर क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ ना समझ में आए तो हम हर करंट को इस तरीके से एग्जिट करा सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ से भी करंट एग्जिट कर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। हालांकि आप कहोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी जंक्शन से सिर्फ लीव कर रहा है करंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ एंटर करना चाहिए, कुछ लीव करना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं इन सभी करंट का सम डाल सकता हूं 0। यानी कि इस करंट को मैं अगर नाम दे देता हूं I2, इसको दे देता हूं I3, इस करंट को बोल देता हूं I4, इसको बोल देता हूं I5, इसको बोल देता हूं I6। तो इन सभी करंट का सम I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, जितना भी करंट यहां से लीव कर रहा है, प्लस I6। ठीक है ना, जितना भी करंट यहां से लीव कर रहा है, सबको जोड़ के आप डाल सकते हो 0, यानी कि समेशन ऑफ I यहां पे आ जाएगा 0। ये भी केसीएल का ही एक्सप्रेस करने का तरीका है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इन सबको ऐड करके 0 डालने का एक्चुअली मतलब होता क्या है, तो इसका एक्चुअली मतलब ये है कि इनमें से ऑब्वियसली कोई ना कोई 1, 2 या 3 करंट नेगेटिव आएंगे, तभी ये इनका समेशन 0 आएगा। यानी कि ये सारे साइन गलत बनाए गए हैं, इनमें से 1-2 साइन ऐसे होने चाहिए जो टूवर्ड्स द जंक्शन जाए, इसलिए यहां पे इन सभी का सम 0 आ रहा है। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, इनमें से कुछ करंट पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव होंगे, इसलिए तभी इन सबका सम 0 आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जो आपने डायरेक्शन मानी है वो गलत मानी है, इसलिए वो नेगेटिव आंसर आ रहा है। समझ में आएगा? तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लास्ट क्लास में भी एक इस तरीके का सवाल मैंने आपको कराया था। उम्मीद करता हूं, आशा है कि आप लोगों ने वो सवाल समझा, खुद सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आप एक अच्छी आदत बना लें कि सवालों को खुद भी एक बार सॉल्व करा करें, तो वो बहुत अच्छी हैबिट बन सकती है, बहुत अच्छी आदत बन सकती है आप लोगों के लिए। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या है, द करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंसेस। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, एक सर्किट हम लोगों को दिया गया है। यहां 10 वोल्ट है, यहां 25 वोल्ट की एक बैटरी है, यहां पे एक 15 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस। और सीधी सी बात क्या बोली गई है यहाँ पे, वो बोल रहा है 15 ओम यानी कि 15 ओम बीच वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट ट्रैवल करेगा, ये हमें निकालना है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी और तरीके से सोच रहे हो सकता है मैं अलग तरीके से कराऊं।
मैं अपना तरीका बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसी तरीके से एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे जो मेरा तरीका है उसमें बहुत सिंपल सी बात है। मैं क्या करूंगा, मुझे कोई भी 10 या 25 कहीं से भी शुरुआत कर सकता हूं। 10 वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब होता है, अगर हम ध्यान से सोचे 10 वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब है। 10 वोल्ट की बैटरी का सिर्फ इतना मतलब है कि इस बैटरी का जो ऊपर वाला पोटेंशियल है वो नीचे वाले से 10 वोल्ट ज्यादा है। अगर नीचे वाला 0 है तो ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला 1 है तो ऊपर वाला 11 है, नीचे वाला -1 है तो ऊपर वाला कितना होगा सोचो, तो वो 9 होगा, कि इनका डिफरेंस हमेशा 10 आए। ठीक है ना। तो अगर नीचे वाला मेरा -2 होगा तो ऊपर 8 वोल्ट होगा, नीचे वाला मेरा -10 होगा तो ऊपर वाला 0 होगा। समझते हैं इस बात को। ऐसे ही यहां पे भी है, इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 25 वोल्ट है, यानी कि ऊपर वाला टर्मिनल नीचे वाले से 25 वोल्ट ज्यादा है। अब कैसे शुरू करें ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां से या यहां से कहीं से भी शुरुआत कर लो। मैं इस सेल से शुरुआत कर लेता हूं, इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैं यहां 0 वोल्ट मान लेता हूं। तो ये पूरी लाइन मेरी 0 वोल्ट की हो गई। आप देख सकते हो ये पूरी पीली वाली लाइन मेरी 0 वोल्ट की हो गई, यानी कि हर जगह यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, यानी कि इसका छोटा टर्मिनल भी अपने आप ही 0 वोल्ट पे आ जाएगा। अगर मैंने इसको 0 वोल्ट माना है तो यहां से यहां तक सब कुछ 0 वोल्ट है। बात समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस नहीं आया बीच में, तो ये पूरा येलो कलर से मैंने पेंट कर दिया, सब कुछ 0 वोल्ट पे। इसका छोटा वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और इसका भी छोटा वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है तो ये 0 वोल्ट होगा। अब अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव टर्मिनल की, तो वो 10 वोल्ट पे होगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। तो ये पूरा मेरा कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप यहां पे आओ, ये 0 वोल्ट है और इसके ऊपर ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आप देख सकते हो, 25 है ना। तो यानी कि इसका जो ऊपर वाला पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट हो जाएगा। ये 25 क्यों हुआ है, क्योंकि ये बैटरी 25 वोल्ट की है, मतलब इसके छोटे टर्मिनल से बड़ा टर्मिनल 25 वोल्ट ज्यादा होगा, 25 वोल्ट ज्यादा होगा, तो ये 0 है, तो ये 25 होना चाहिए। होना चाहिए ना। अब आप कहोगे सर ये ए के बारे में क्या कह सकते हैं, नहीं पता हमें ए के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता तो हम इसको x मान लेते हैं, इसके पोटेंशियल को x मान लेते हैं, यानी कि ये पूरा मेरा x हो गया। और अब क्या करें, अब करने का तरीका क्या है, हम मान सकते हैं यहां से हमें ये जंक्शन नजर जो आ रहा है ना, ये वाला जंक्शन, मैं मान लेता हूं एक करंट यहां जा रहा है, एक करंट यहां जा रहा है, करंट यहां जा रहा है। और क्या करंट मान लेता हूं मैं, इसको बोल देता हूं I1, इस करंट को बोल देता हूं I2, और जो करंट नीचे जा रहा है I3, जो कि हमें निकालना भी है वो I3 है। ठीक है। अब वही चीज जो हमने पीछे बोली थी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर एक नोड से सारे करंट बाहर निकल रहे हैं तो सबका सम 0, यानी कि यहां पे मैंने ए को सबसे, मतलब एक्स पॉइंट को सबसे ज्यादा वोल्टेज पे माना है, यानी कि x 10 से भी ज्यादा है, x 0 से भी ज्यादा है और x 25 से भी ज्यादा है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, x -10। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो तीनों करंट्स को ऐड कर देता हूं। तीनों करंट को अगर मैं ऐड करूंगा, मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं I1 की बात करूं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये है x, ये है 10, तो आप इसको लिख सकते हो x -10 डिवाइडेड बाय 5, प्लस I2 की अगर बात करूं तो ये x है, ये 25 है, तो आप लिख सकते हो x -25 डिवाइडेड बाई 10। और फिर तीसरा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये x है, ये 0 है, तो आप लिख सकते हो x -0 डिवाइडेड बाई 15, और तीनों को ऐड करके 0 डालना है। बस इतना ही करना है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। चलो फटाफट करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 5, 10 और 15, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका बोलो। ऐसा एलसीएम आए जो तीनों के टेबल में आ जाए, 15 इंटू 2 30 होता है, ये तीनों के टेबल में आएगा, 5 में भी, 10 में भी और 15 में भी। 5 6 टाइम्स आएगा, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स x -10, यानी कि 6x -60। ठीक है ना। ये पहली वाली टर्म ये कैसे आ गई, क्योंकि 5 इंटू 6 होता है, तो 6x -60 हो गया, 6 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10 इंटू 3 30 होता है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3x -75। और फिर तीसरी टर्म की अगर बात करूं, 15 2 ज़ा 30, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, ये 30 0 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 6x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, 6 + 3 9 + 2 11x, यहां से आ जाएगा 11x, और यहां से कितना आ जाएगा, -60 -75, कितना होता है -60 -75, जरा करके देखो जल्दी से, -60 -75, और अगर 75 में 25 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 60 है ना पर, तो 35 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि -135 इज इक्वल्स टू 0।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिवाइडेड बाई 11। ये हमारा x आ गया। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए i3, और i3 क्लियरली देख सकते हो ना, i3 यही है ना, i3 x बाई 15 ही तो है ना। i3 की अगर हम बात करें वो क्या है, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15, यही है ना। और x की वैल्यू हमें पता है 135 बाई 11, और डिवाइडेड बाय आप 15 कर दोगे, 15 इंटू 9 135 होता है, ये 9/11 एम्पियर आ जाएगा। दैट्स इट। यानी कि जो मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं, आप एग्जाम में इसको छोटे में कर सकते हो। आपको एग्जाम में सीधा सा करना था कि सर ये 10 वोल्ट है तो ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये सब कुछ 0 हो गया, ये 25 है तो ये 0 है, ये 25 हो गया। फिर यहाँ x मान लेना है, x माइनस 10/5, x माइनस 0/15, x माइनस 25/10। x की वैल्यू निकाली। फिर अगर आपको i1 चाहिए तो हम लिखते x माइनस 10/5, i1 आ जाता। अगर मुझे i3 चाहिए तो x माइनस 0, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 15, ऐसे i2, ये मेरा i3 आ जाएगा। i2 निकालना है तो x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10। एक बार x आ गया फिर आप तीनों निकाल सकते हो। तो ये मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे एक ही बार में x आ जाएगा, और एक बार x आ गया अब i1 i2 i3 बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इजिली ये सवाल इस मेथड से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये अगला सवाल है, ये देखने में लगता है कि पिछले सवाल जैसा ही है, कुछ कुछ शायद इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, बट यहाँ पे ये इतने आसानी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। इन रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा हमें केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो हम देखते हैं सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। यहाँ पे हम लोग आराम से एक रूल लगा सकते हैं जिसको लूप रूल कहते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे लूप रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप रूल क्या होता है, एक बार मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं कि लूप रूल होता क्या है, उससे हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है i1, यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है हमारा i1, तो यहाँ भी करंट जा रहा होगा i1, यहाँ भी करंट जा रहा होगा मेरा i1। तो यहाँ करंट जाने के बाद दो हिस्सों में बट जाएगा, क्योंकि उसने दिखाया है ऊपर गया है i2, यानी कि यहाँ ऊपर गया है i2 और यहाँ गया है i3। ऑब्वियसली जंक्शन रूल है, i1 एंटर कर रहा है, i2 और i3 एग्जिट कर रहा है। डेफिनेटली आप कह सकते हो i1 किसके इक्वल है, यहाँ पे i1 किसके बराबर है, i2 प्लस i3। करंट दैट एंटर्स इज इक्वल्स टू करंट दैट लीव। तो ये KCL से हो गया, किरचॉफ करंट लॉ से हमने देखा। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन ए कह दो, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब क्या कर सकते हैं, हम यहां पे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ना कि हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। मान लो हम यहां से खड़े हो जाते हैं और इस पॉइंट से शुरू करते हैं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, आप ए नाम दे दो, चलो यहां से शुरू करो, और आप कहोगे सर यहां से आ जाएगा VA, और फिर आप नीचे जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया और फिर नेगेटिव आया, तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, तो पोटेंशियल लूज हुआ, कितना लूज हुआ, 2 वोल्ट, तो -2 आ जाएगा। आप हाई से लो आए, फिर इधर गए, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। करंट हमेशा जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि आपने फिर हाई से लो गए हो तो आप हाई से लो जाओगे, करंट की डायरेक्शन में जाओगे, रेजिस्टेंस आ जाए रास्ते में, तो पोटेंशियल का लॉस होता है या गेन, लॉस होता है। यानी कि यहां से I इंटू आर, आई कितना है I1, आर कितना है 1, तो यहां से -I1 इंटू 1 आ जाएगा, यानी कि यही आ जाएगा -IR, क्या आ जाएगा, I1 इंटू 1 यानी कि I1। तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस पे हुआ। और फिर मान लो हम यहां से ऊपर जा रहे हैं, मैं लूप को नाम दे देता हूं ABCD। तो हम कौन से लूप में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं A से B, B से C, C से D और D से फिर A। जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे 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 और दोबारा A तक जा रहा हूं। तो अब यहां से हम ऊपर चलते हैं। अब आप देखो यहां तक पहुंच गए, यहां से शुरू किया था, यहां आए थे, इसको क्रॉस किया, अब आप ऊपर जा रहे हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो, कितना वोल्ट है, +4 आ जाएगा, क्योंकि आप पोटेंशियल गेन करोगे, आप छोटे से बड़े टर्मिनल पे जा रहे हो। फिर यहाँ पे करंट कितना है, I2 है ना, यहाँ पे करंट कितना है मेरा I2, और ये मेरा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो जाता है एक रेजिस्टेंस पे। आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, रेजिस्टेंस आ जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है 2,
यानी कि -2i2 आपको मिलेगा यहां से। फिर आप यहां पहुंच गए, अब आप यहां जा रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो, इस पे करंट i1 है। अरे इसमें तो i1 है ना, ये पूरे में i1 है यहां तक, सिर्फ इस वाली ब्रांच में i2 है। आप देख सकते हो D से A से B से C i1 करंट है, सिर्फ C से D i2 है। तो आप यहां से जा रहे हो, आप अभी भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो होगा, फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? -i1। क्यों? P इज इक्वल्स टू आई आर, i1 इंटू आर कितना है? 1। और दोबारा से आप A पे ही खत्म कर रहे हो तो -V है, जहां से शुरू किया वही खत्म कर दिया और सबको ऐड करके 0। VA तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे एक इक्वेशन बनेगी, ये -2 है और ये 4 है, तो यहां से -2 + 4 कितना हो जाएगा? +2। -i1 यानी कि -2i1 -2i2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से इक्वेशन बनेगी 2 टाइम्स 2i1 प्लस i2, यानी कि यहां से मिलेगा आपको i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमें इक्वेशन मिल रही है, दिस इज इक्वेशन बी। पहली इक्वेशन थी इक्वेशन ए, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन बी। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, नए लूप में जा सकते हो, इसको नाम दे दो कुछ E, इसको नाम दे दो F। यानी कि अब आप बड़े लूप में जाओ, A से जाओ B, B से जाओ C, B से C, C से E, E से F, F से D, D से A, यानी कि बड़ा वाला लूप। यानी कि अब जो आप नया लूप ले रहे हो वो कौन सा लूप ले रहे हो? अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां आप जा रहे हो A से B, B से C, C से E, E से F से D, D से फिर A। ठीक है ना, यहां से A B C E F D A, वापस यहीं आ गए घूम के। तो इस लूप में अगर आप जाओगे फिर से A से यहां आओ तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले A से शुरू करो, तो आप लिखोगे VA। फिर आप नीचे आ रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, -2। फिर यहां से यहां जा रहे हो, -1 इंटू i1 यानी कि -i1, यहां से यहां जाने में C तक आ गए। अब C से E जा रहे हो, करंट बदल गया है, i3 है, C से E में करंट i3 है, पर आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो आपका कितना आ जाएगा? -i3। ठीक है ना, क्योंकि करंट हमारा यहाँ पे i3 है, रेजिस्टेंस मेरा 1 है, I इंटू आर, i3 इंटू 1, यही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। ऊपर गए नेगेटिव से पॉजिटिव में, आपने पोटेंशियल गेन किया +4। फिर यहां से यहां आ गए, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कितना करंट जा रहा है यहाँ में? i3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -i3। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहां से यहां आ जाओ, तो कितना आ जाएगा? -i1, क्योंकि आई आर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे i1 है, रेजिस्टेंस 1 है, और वापस आप -VA और डाल के आप क्या डाल सकते हो? 0। VA तो फिर से कैंसिल हो जाएगा। यहां से भी जो इक्वेशन आएगी आप सॉल्व करो, बिल्कुल सेम ऐसी आ रही है, बस यहाँ i1 और i3 है, तो यहां से इक्वेशन आएगी i1 प्लस i3, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये मेरी सी इक्वेशन आ गई। तो अगर आप तीनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे बी और सी क्लियरली आपको बता रहा है i1 प्लस i2 भी 1 है, i1 प्लस i3 भी 1 है, यानी कि i2 और i3 सेम होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, i2 और i3 सेम हो जाएंगे, यानी कि यहां से फ्रॉम बी एंड सी, है ना, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फ्रॉम बी एंड सी, ये क्लियर हो रहा है बी और सी से, भाई i1 प्लस i2 भी 1 है, i1 प्लस i3 भी 1 है, मतलब i2 और i3 तो बराबर ही हो गए ना। i2 किसके बराबर हो गया है? यहाँ पे i3 के बराबर हो गया है। i2 और i3 अगर यहाँ पे बराबर हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर i2 और i3 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ i1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन से आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां से i1 कितना हो जाएगा? फ्रॉम a, है ना, फ्रॉम इक्वेशन a यहां से i1 हो जाएगा, i2 और i3 बराबर है, इसको मैं 2i2 लिख सकता हूं। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2i2। यहाँ पे मैं कितना डाल सकता हूँ? ये भी i2, ये भी i2, i2 i3 बराबर है, i2 प्लस i2 यानी कि i1 2i2 आ जाएगा। एक बार i1 2i2 आ गया, अब आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना, i1 की जगह। अब इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन बी, पुट इन बी में इसको पुट कर दो, तो i1 की जगह डाल दो 2i2 और i2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3i2, ये आ जाएगा 1, तो i2 आ जाएगा आपका 1/3, और i1 भी इसी के इक्वल है, वो भी आ जाएगा 1/3। ठीक है ना, अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में i2 और i3 सेम है और 1/3 है, वो इस ऑप्शन में है। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, i2 इज इक्वल टू i3 1/3 और i1 2/3। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखें, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर द फॉलोइंग बी सी डी ई बी गिवन बाय द इक्वेशन। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को एक सर्किट दिया गया है,
इस सर्किट को ध्यान से देखो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। और यहां पे देखो इन्होंने लूप दे दिया, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया है 2020 में। यहां पे लूप का नाम दे दिया बी सी डी ई बी। तो बहुत ध्यान से देखो, बी से सी, सी से डी, डी से ई और फिर बी, मतलब हमें सिर्फ इधर देखना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां और वापस आ जाना है। इस लूप के लिए वो बात कर रहा है। यहां पे हमें क्या इक्वेशन मिलेगी इस लूप में, हम किरचॉफ लगा के बताएंगे, यानी कि लूप रूल लगा के बताएंगे क्या इक्वेशन बन सकती है। तो आप लोग तैयार हो जाओ। यहां पे आप कैसे जा सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो या फिर क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, जैसे आपको फील हो आप उस तरीके से यहां पे जाओ, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं कोशिश करता हूं यहां से ऐसे क्लॉकवाइज चलता हूं, ठीक है ना, आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। इस लूप में हम चलते हैं यहां से क्लॉकवाइज, यानी कि हम यहां से शुरू कर लेते हैं, बी से शुरू कर लेते हैं। तो आप अगर यहां सबसे पहले क्या अप्लाई कर सकते हो, यहां पे आप लिखो, आप बी से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला पोटेंशियल वीबी, अगर आप बी से शुरू कर रहे हो तो वीबी। फिर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, आई टू इसी डायरेक्शन में आप देख सकते हो, है ना, I2R2, है ना, और नेगेटिव आएगा क्योंकि यहां पे आप करंट की डायरेक्शन में जब जा रहे हो रेजिस्टेंस आ जाए तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो -I2R2 आ जाएगा। और उसके बाद आप जा रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, बैटरी आ गई, बैटरी का पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर आपने पोटेंशियल डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया आपने कितना डिक्रीज किया, E2, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए -E2, फिर डी पे पहुंच गए, फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो +E3, यहां से आपको मिलेगा +E3, और उसके बाद आप यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। अब आपको ऊपर जाना है, अब आप करंट के अपोजिट आ रहे हो, देखो करंट नीचे आ रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये मेरा हाई पोटेंशियल होगा, ये लो, यानी कि आप करंट, आप जा रहे हो करंट के अपोजिट और रेजिस्टेंस आ जाए तो पोटेंशियल गेन होता है। अगर आप जा रहे हो अलोंग द करंट और रेजिस्टेंस आ जाए तो पोटेंशियल लूज होता है। अब आप यहाँ पे करंट के अपोजिट जा रहे हो, I3 के अपोजिट जा रहे हो, तो यहाँ पोटेंशियल गेन होगा। कितना गेन होगा यहाँ पे पोटेंशियल, कितना करंट है I3, कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1, I3 R1, और आप आ जाओगे फाइनली B पे, तो -VB इज इक्वल्स टू 0, -VB यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारी क्या इक्वेशन बन रही है। अब इसी चीज को मैं राइट साइड ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन में एक तो ये मिल रहा है, पहले आप चेक कर लो क्या ये ऑप्शन सही है। -I2R2 वाला ऑप्शन चेक कर लो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। -I2R2, ठीक है, -E2 नहीं, यहाँ -E2 है, यहाँ +E2 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इस पे आ जाओ, -I2R2, ठीक है, +E2 नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि -E2 आना चाहिए था, यानी कि ये दोनों नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। बट यहाँ I2R2 पॉजिटिव है, I2R2 पॉजिटिव है, तो इन दोनों को राइट साइड ले जाओ या इनके साइन बदल दो, जहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव कर दो, I2R2 +E2, कहने का मतलब है I2R2 और E2 का साइन मैच करना चाहिए, जो इन दोनों ऑप्शन में नहीं कर रहा। अगर I2R2 नेगेटिव साइन के साथ है तो E2 भी नेगेटिव के साथ होना चाहिए। यहाँ पे I2R2 तो नेगेटिव है पर E2 पॉजिटिव, I2R2 नेगेटिव, E2 पॉजिटिव, इसलिए ये दोनों एलिमिनेट कर दिए। अब इन दोनों में से कोई आंसर ठीक होगा, इसलिए मैंने जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में लिख देता हूं। तो यहां से आ जाएगा -E3 -I3 R1 इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करो इन दोनों में से कोई ऑप्शन, I2R2 +E2, I2R2 +E2, -E3 -E3, -R3R1 -R3R1, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या गलती है, यहां से I2R2 +E2 -E3 आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन आया कोविड के टाइम पे, ये आराम से आप कर सकते थे। जस्ट एक बार किरचॉफ लूप लगाना था, लूप का नाम भी उसने दे दिया आपको, जस्ट आपको अप्लाई करना है, राइट। यहां पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द नेटवर्क शोन बिलो। तो देखो ये नेटवर्क दिया जाए आपको एग्जाम में और आपसे फाइनल आंसर पूछे, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से एक बार देख लें, एक बार डायग्राम को अच्छे से टटोल लें, क्या दिया डायग्राम में। आप देख सकते हो यहां पे ना आपको एक ये अजीब सा सर्किट सा दिया, आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का गुच्छा सा दिया है। पर इस गुच्छे को अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे में एक एंटर कर रहा है करंट, वो 10 एम्पियर है, और इस गुच्छे से जो करंट एग्जिट कर रहा है देखो वो ये है, और ये करंट भी इस गुच्छे से एग्जिट कर रहा है। यानी कि हियर इज अ मैश ऑफ अ सर्किट, लाइक एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट, एक बहुत डिफिकल्ट सा सर्किट यहाँ पे इसने बना के दिया है रेजिस्टेंसेस का। बट अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे 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 रेजिस्टेंस के सर्किट को थोड़ी देर के लिए भुला दो, आप सोच लो इसका कुछ इफेक्टिव होगा, तो इसमें पूरे में एक 10 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जो एग्जिट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 3 एम्पियर, और नीचे से कितना एग्जिट कर रहा है बोलो, यहां से आई, यही हमें आई निकालने के लिए वो कह रहा है आई कितना होगा।
तो क्या ये सिंपली हमारा एक तरीके से जंक्शन टाइप हो गया? आप सोच लो इन सब का कुछ रिजल्टेंट आ भी जाएगा तो इस यहाँ पे पूरे में जो करंट एंटर करेगा और जो लीव करेगा वो बराबर होगा। यानी कि अगर आपने सप्लाई किया 10 एम्पियर करंट, अंदर क्या हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ये आई चाहिए ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कहां से किधर जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, उससे कुछ लेना देना यहाँ पे है नहीं। यानी कि अगर 10 यहाँ पे एंटर कर रहा है, 3 यहाँ एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ से कितना एग्जिट करेगा सोचो। 10 एंटर कर रहा है, 3 एग्जिट कर रहा है, तो कितना एग्जिट करेगा? ऑब्वियसली 7 एम्पियर, क्योंकि 7 + 3 10 बनेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 7 एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जरूर वीडियो को आप पॉज करें, खुद एक बार ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कितनी देर में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपसे हो गया, नहीं हुआ तो देखो ध्यान से कितना आसान क्वेश्चन है। ये रहा ए, ये रहा बी, कुछ ना समझ में आए सीरीज पैरेलल तो वही तरीका जो मैंने आपको समझाया था, नहीं समझ में आता देखो मैं तो ऐसे कर लेता हूं। ये मेरा ए है तो ये सारा मेरा ए हो गया, ये पिंक वाला पूरा मेरा हिस्सा ए हो गया, ठीक है ना। ये भी ए, ये भी ए, ये पूरा ए। अब आ जाओ दोबारा उस साइड से आ जाओ, राइट साइड से, ये मेरा बी है ना, तो ये पूरा बी हो गया यहां से यहां तक, ये भी बी, ये भी बी, यहाँ भी बी, ये पूरा बी। अब देखो ध्यान से, ये 8 ओम वाला ए बी में कनेक्टेड है, ये 3 ओम वाला ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये 24 वाला ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो क्या तीनों पैरेलल नहीं होंगे? तीनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होंगे? यहाँ पे और कोई पोटेंशियल की जरूरत पड़ी नहीं हम लोगों को। यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्या बोलते हैं हम ऐसे सर्किट को? पैरेलल कनेक्शन। यानी कि ये तीनों आपस में एक्चुअली पैरेलली कनेक्टेड हैं, यानी कि इनका जो कनेक्शन होगा ये कैसे कनेक्टेड होंगे? ये पैरेलल कनेक्टेड होंगे। मतलब आप सर्किट को रीड्रॉ चाहो तो कर लो, चाहे तो आप सीधा सीधा आंसर भी लिख सकते हो, बट आपको ये समझ में आ गया इवेंचुअली ये तीनों रेजिस्टर ए और बी के बीच में ही लगे होंगे। तो हम ऐसे बांध सकते हैं, एक 8 है, एक 3 है और ये 24 है, और इनका अब हम लोगों को क्या निकालने चाहिए? पैरेलल, यानी कि 1/r इफेक्टिव आप निकाल सकते हो। 1/8 + 1/3 + 1/24। एलसीएम क्लियरली यहां से सबसे बड़ा 24 है, यही आ जाएगा, क्योंकि ये 8 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो 8 3 टाइम्स आएगा, 3 8 टाइम्स आएगा और 24 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, 8 + 3 11 + 1 12 डिवाइडेड बाई 24। तो यहां से आपका आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 2 ओम। तो इफेक्टिव हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 ओम। इजी क्वेश्चन, जस्ट तीनों पैरेलल में है, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना था। एक बार आपने विजुलाइज कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इन द गिवन फिगर। वीडियो पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, एंड इन द कमेंट सेक्शन आप जरूर मेंशन करना कितनी देर में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या यहाँ भी आप पोटेंशियल मेथड से कर सकते हैं जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन किया था? ट्राई करो इस क्वेश्चन को अच्छे से, वीडियो को पॉज करके जरूर करना। हो सकता है आपने अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसका सही तरीका करने का। जैसे कि अभी पहले कर रहे थे, ये पॉइंट मेरा P है ना, ये पॉइंट मेरा P है, तो ये मैं पूरा ब्लू कलर से दिखा देता हूं P पॉइंट को, यानी कि यहाँ पोटेंशियल P, यहाँ पोटेंशियल P, यहाँ पोटेंशियल P, ठीक है। ऐसे ही राइट साइड से आ जाओ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पॉइंट मेरा Q है, तो यहां से लेके यहां तक ये सारा मैंने ग्रीन कलर से रंग दिया, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता। ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ठीक है ना। अब वो वाला पॉइंट, उसका पोटेंशियल नहीं पता, उसको कुछ मान लेते हैं, नहीं पता ना, जब नहीं पता होता तो हम मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। तो ये मेरा R हो गया, ठीक है ना, ये मेरा R हो गया, है ना। तो ये पूरा मेरा R है, यहाँ पे भी मेरा R है, यहाँ पे भी मेरा R है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ध्यान से देखते हैं हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे। हमें इफेक्टिव चाहिए P और Q के बीच में। मुझे जो इफेक्टिव चाहिए वो मुझे किसके बीच में चाहिए? P और Q के बीच में चाहिए। तो अब हम PQ यहाँ लिख देते हैं, एक जगह P, एक जगह मैंने लिख दिया Q। इनके बीच में तो मुझे इफेक्टिव बना के दिखाना है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला रेजिस्टेंस PQ के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस PQ के बीच में, ये दोनों रेजिस्टेंस PQ के बीच में है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं हमारे? P और Q के बीच में। पर P और Q के बीच में एक पॉइंट R भी है। आपने PQ बनाया पहले, इससे पहले कुछ बनाओ आप R जरूर बना लेना। इन दोनों के बीच में इफेक्टिव निकालना है, इनके बीच में एक पॉइंट R भी है, ये जरूर बना लेना। तो P और Q के बीच में दो रेजिस्टर्स आपको नजर आ गए, तो उन दोनों का इफेक्टिव कितना आएगा बोलो? इन दोनों का इफेक्टिव कितना आएगा? दो रेजिस्टेंस है, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, R/2 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर दो रेजिस्टेंस बना के भी दिखा सकते हो आप। यहाँ पे बात एक ही है, या तो आप दो पैरेलल रेजिस्टेंस दिखा दो इसके बीच में, किसके बीच में दो रेजिस्टेंस हैं और आपस में
पैरेलल कनेक्शन है उन रेजिस्टेंसेस में। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ऐसे है, आपको पता है ये आर है ये आर है, बट इतना बनाने की जगह आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, दोनों सेम है तो मैं सिंपली लिख सकता हूं इन दोनों का रिजल्टेंट R/2 होगा। ठीक है, ओके, पी क्यू और ये आर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में भी दो हैं, तो इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम R/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट R/2 हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, ये R और Q के बीच में, ये भी R और Q के बीच में, इनका रिजल्टेंट भी R/2, तो ये भी मेरा कितना आ गया आप देख सकते हो R/2। आपको इफेक्टिव निकालना है, P और Q के बीच में निकालना है। ठीक है, तो ये R/2 ये R/2 कैसे हो जाएंगे दोनों आपस में सीरीज में, R/2 प्लस R/2 बन गया कितना R, R/2 के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो R इफेक्टिव, अगर आप ओवरऑल इफेक्टिव निकाल रहे हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऊपर वाला कितना हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ये हो गया R, R और R/2 पैरेलल में है, यानी कि R इंटू R/2 डिवाइडेड बाय R प्लस R/2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो जरा ऊपर देखो, ये बना 3R/2 और नीचे कितना बनेगा R प्लस R/2, सॉरी ऊपर बनेगा R²/2, मल्टीप्लाई करना है ना, ऊपर ऊपर बना R²/2, नीचे बना 3R/2, दोनों को ऐड करके ऊपर तो हो गया R²/2, नीचे बना R प्लस R/2 3R/2, 2 से 2 कैंसिल और एक R से R कैंसिल, ये आ गया R/3। R/3 जिसका भी आंसर आया होगा वो सही है। ठीक है, R/3 जिसका भी आंसर आया होगा वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आसान, एकदम सिंपल, एकदम इजी है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए भाई एग्जाम में, द टोटल करंट सप्लाई बाय द बैटरी इन द नेटवर्क शोन। वीडियो को पॉज करना है, सवाल को ट्राई करना है, सोचना है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है, 1 मिनट के अंदर अंदर कर लिया है तो बहुत बढ़िया। कैसे करना है मैं दिखा देता हूं, बहुत आसान है, वही तरीका जैसे हमने पहले अपनाया था। ये मान लेते हैं मेरा 12 वोल्ट है ना, ये 0 है, आप इसको 12 वोल्ट कह दो या फिर इनको कुछ नाम दे दो आप, जैसे हम पहले करते थे, ये बोल दो A, ये B। ठीक है, ये हमने बोल दिया A, ये बोल दिया B और इस पॉइंट को बोल देते हैं C। अब आप देखो ये मेरा पूरा A हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी मेरा पूरा A हो गया है ना, ये पूरा येलो कलर से पेंट कर देता हूँ, ये भी मेरा A हो गया है ना। ठीक है ना, ये पूरा मेरा A हो गया। अभी इस पॉइंट को हमने बोल दिया ये पूरा मेरा A हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब B वाले की बात करते हैं, ये B से दिखा देता हूँ, ये B हो गया मेरा। ठीक है ना, B पॉइंट को ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा B हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मेरा क्या हो गया, B हो गया। समझ में आ रहा है? अब पर यहाँ फंस गए आप, यहाँ क्या होगा, यहाँ आप दूसरे कलर से दिखा दो, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं C, तो ये पूरा मेरा क्या हो गया, C हो गया। अब इजी है हमारे पास, हमें इक्विवेलेंट चाहिए A और B के बीच में। ठीक है ना, हमें एक A और B के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम बोलेंगे मेरा पॉइंट A है और ये मेरा B है, और इससे ना एक बैटरी लगा देते हैं। हमें पता है A और B के बीच में बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है। A और B के बीच में कितनी बैटरी है, 12 वोल्ट की। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बीच में कौन सा है, C, तो एक पॉइंट है बीच में, इसको हमने दिखा दिया C। अब आप गिनो, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे A और C के बीच में, A और C के बीच में दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, ये और एक ये भी AC के बीच में, ये भी AC के बीच में, तो ये 10 और 10 AC के बीच में है। तो A और C के बीच में दो हैं 10 ओम के, 10 और 10, इनका क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5। जैसे R और R R/2 हो जाता था, 10 और 10 कितना आ जाएगा, इनके बीच का आ जाएगा 5 ओम। ठीक है ना, ये पैरेलल कनेक्शन से आया है, इन दोनों का जो पैरेलल कनेक्शन आ रहा है ये हमें कितना दे रहा है, 5 ओम दे रहा है। समझ में आ रहा है, ये वही लिखा है मैंने। ओके, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये मेरा C और B के बीच में कितना है, 5। C और B के बीच में एक 5 ओम लगा हुआ है, ये हमने लगा दिया। C और B के बीच में कितना लगा हुआ है, 5 ओम। और A और B के बीच में भी एक 10 लगा है। A और B के बीच में जो 10 है, कहाँ बना दूं, यहाँ बना के दिखा देता हूँ। A और B के बीच में डायरेक्टली एक 10 लगा हुआ है, ये 10 आप ऐसे दिखा दो। ठीक है ना, ये मेरा सर्किट हो गया जो बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में बन गया। A और C के बीच में दो 10 के थे, आप दो पैरेलल बना सकते हो, उन 10 और 10 का आ जाएगा 5। B और C के बीच में एक ही 5 ओम का था, वो लगा दिया। पर A और B के बीच में एक और है 10 ओम का, और A और B के बीच में एक बैटरी भी है, उसको नीचे दिखा दिया। बैटरी ये दिखा दी, 10 ओम यहाँ दिखा दिया। आप चाहो तो बैटरी यहाँ दिखा दो, 10 ओम यहाँ दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों 5 और 5 कितने हो जाएंगे, इन दोनों 5 का कॉम्बिनेशन कितना देगा, सोचो। ये 5 और 5 आपको कितना देंगे, 10 ओम। यहाँ से कितना मिलेगा, 10 ओम। ये 10 और ओम 10 और ओम कैसे होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, और इनका पैरेलल कितना आ जाएगा, 10 और 10 का 5 ओम। तो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम।
5 और 5 10, 10 और 10 5, और बैटरी है 12 वोल्ट की। तो टोटल करंट अगर हम ध्यान से देखें बैटरी से कुछ निकलेगा, टोटल करंट अगर हम ध्यान से देखें बैटरी से जो निकलेगा वो है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जो भी मेरी टोटल वोल्टेज है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू 10 और 0.4 एम्पियर, ये मेरा आंसर आ जाएगा 2.4। ठीक है, क्लियर है। देखो मैं यहाँ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा हूँ समझाने के लिए, बट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 40 से 45 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर कर सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ले सकते हो आप इसमें, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है, इतने में हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आएगा हो जाएगा ये आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देख ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, आराम से नजर आ रहा है, पर यहां क्या किया उसने, इस रेजिस्टेंस को यहां ले गया है, और ये क्या किया, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या किया इसने, ग्राउंड कर दिया। इसी को आप ग्राउंडिंग कहते हो या फिर इसको आप अर्थिंग कहते हो। आपने अर्थिंग कर दी, आपने यहां से P के बाद एक रेजिस्टेंस लगाया, अर्थ कर दिया, Q के बाद 2R लगाया, इसको भी आपने ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब है यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया और यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट हो गया, यानी कि हम श्योर हो चुके हैं इस पॉइंट का वोल्टेज 0 है, इस पॉइंट की वोल्टेज यहाँ पे 0 है। ये श्योरली अब हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे श्योरिटी हो गई। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर ये दोनों सेम वोल्ट पे है तो आप मान सकते हो इनके बीच में एक वायर है, आप ऐसे कंसीडर करो। क्यों करा ऐसे कंसीडर, क्योंकि इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये एक वायर है जो कि बिल्कुल आपकी आइडियल वायर है, यानी कि सेम पोटेंशियल पे है। तो ये सर्किट रीड्रॉ करोगे तो ऐसे बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से दिखाऊं तो बेसिकली एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, ये दोनों तो आपस में दिख रहे हैं आपको कैसे हैं, पैरेलल में है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों आपस में कैसे हैं, आपको जो इक्विवेलेंट निकालना है वो P और Q के बीच में निकालना है ना, राइट। तो ये दोनों आपस में कैसे लगे हैं, पैरेलल में, यानी कि वो दोनों बिल्कुल सही है। वो ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए नीचे जो ये है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों कैसे आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि एक वायर से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो ये P के बाद एक रेजिस्टेंस है R, है ना। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे, आप यहाँ दिखा सकते हो P के बाद एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये मेरा R है और एक वायर है, और Q के बाद एक रेजिस्टेंस है, ये कितना है 2R। तो देखा जाए ओवरऑल ये 2R और R ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए और ये पैरेलल में, यानी कि R और 2R, यहाँ पे R और 2R। समझ में आ रहा है अच्छे से। यानी कि सबसे पहले आपको इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लेना चाहिए। देखा जाए ये और ये पैरेलल में है आपस में, इनका पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, जल्दी से देखें जरा। इनका पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, 2R इंटू R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R, यानी कि वो आ गया आपका 2R स्क्वायर बाय 3R, यानी कि 2R बाय 3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 2R बाय 3। ये दोनों कैसे आपस में सीरीज में है, यानी कि अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ऊपर से P, ये पॉइंट Q, और उन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, ऊपर वाले दोनों का, ये आ गया आपका 2R बाय 3। पर ये R और 2R आपस में कैसे हो गए हैं, सीरीज में हो गए हैं, यानी कि इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपका 3R, 2R और R का 3R आ जाएगा। अब इनका पैरेलल कनेक्शन सॉल्व कर लो, यानी कि 2R बाय 3 इंटू 3R डिवाइडेड बाय 2R बाय 3 प्लस 3R, ये इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा इनका पैरेलल कनेक्शन, जल्दी से देखो ऊपर कितना आ रहा है, ये 3 से 3 कट गया तो ऊपर आ गया 2R स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर कितना आ गया 2R स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, आप एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे 3, ये आ गया 2R और 3 इंटू 3, यानी कि ये आ गया 2R प्लस 3 इंटू 3 9, यानी कि 3 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 कितना हो गया 11R। 11R बाई 3 नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो एलसीएम 3 आएगा, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, और ये 3 को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 6R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11R, तो ये 6R बाय 11। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 6R बाय 11 आ रहा है, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन मेरा सही है। देख सकते हो ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है, यानी कि इसको हम अलग से लिख लें, यहाँ पे ग्राउंडिंग की गई है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इन दोनों पॉइंट्स को, जो दोनों ग्राउंड किए गए हैं, दो जगह ग्राउंड किया गया, एक जगह नहीं दो जगह,
यहां भी और यहां भी, तो आप इनको मिला सकते हो और फिर पी और क्यू के बीच में निकाल सकते हो। तो मैंने जैसे ही ये वायर ड्रॉ करी है, आप इस पी और क्यू के बीच में इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में मान सकते हो। आप देखो कुछ भी करंट अगर यहां से जाएगा तो इधर भी उतना ही जाएगा जितना यहां जाएगा, यानी कि ये दोनों सीरीज में हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी और क्यू के बीच में इफेक्टिव आ जाएगा। The resistance of a wire is R ohm. It is melted and stretched to n times its original length and new resistance. ये मैंने पहले भी कराया है, जस्ट इसलिए एक और बार यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी पढ़ा था, अगर एक वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो, रेजिस्टेंस R है, आप स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को लंबा कर देते हो, कितना कर देते हो, अगर आप n टाइम्स R कर देते हो तो आपका एरिया कितना हो जाता है, नया वाला एरिया हो जाता है A/N, ठीक है ना। और जो आपका नया रेजिस्टेंस होता था वो n स्क्वायर R होता था, ये मैंने पहले ही बताया था कुछ शॉर्ट में। तो इसका आंसर फिर से याद रखें, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, लेंथ बढ़ाने से बढ़ जाता है और n स्क्वायर R हो जाता है। यहां पे एक क्वेश्चन है 2021 में, क्या इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन रीड करो एंड देन ट्राई, और उसके बाद फिर से आओ। मुझे लगता है सब ट्राई कर चुके हैं, तो अब एक बार देख सकते हैं वीडियो, अगर आपने ओपन कर लिया है पॉज करके तो देखें। यहां ए से करंट आ रहा है, यहां से टोटल करंट I1 आ रहा है। आप देखो ये R1 रेजिस्टेंस है, पर यहां से करंट I1 आ रहा है, ये दो हिस्सों में बटेगा, एक I2 है ना, यहां पे क्या है I2 और यहां पे कितना गया I3। तो I2 और I3, I1 यहां टोटल करंट की तरह काम कर रहा है, I1 टोटल करंट की तरह काम कर रहा है। मैंने आपको ऐसे समझाया था, याद होगा आपको, हमने कुछ इस तरीके से देखा था, अगर I करंट आता था, यहाँ पे I1 होता था, यहाँ पे I2 होता था, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस R1 होता था, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस, लेट अस से ऊपर वाला रेजिस्टेंस मेरा R1 होता था और ये रेजिस्टेंस R2 होता था। तो हमने इसका रिजल्टेंट क्या सीखा, हमने ये I1 और I2 निकालने का तरीका क्या देखा था, अगर यहाँ से I करंट टोटल एंटर होता था, हम यहाँ I1 को लिखते थे टोटल करंट I, है ना, क्या लिखते थे, टोटल करंट। ठीक है, अगर I1 निकालना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस यानी कि R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और मुझे I2 निकालना होता था यानी नीचे वाला करंट, तो मैं क्या करता था, टोटल करंट, यहाँ टोटल करंट जो यहाँ एंटर कर रहा है I, ठीक है, और सामने वाला रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यूज दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे I1 I2 को ध्यान से देखना, यहाँ टोटल करंट I1 है और वो I2 और I3 में बांटा जा रहा है, मतलब I की जगह यहाँ पे I1 दिया गया है, I1 की जगह यहाँ पे I2 और I3 की जगह पे यहाँ पे ये I2 दे रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, किसके बीच में रिलेशन चाहिए, हमें I3, हमें इसके बीच में रिलेशन चाहिए इसके साथ। तो ये मेरा टोटल करंट है, ये मेरा I3 है ना, ये मेरा क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे टोटल करंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, अगर आपको I3 निकालना है तो तरीका क्या है, टोटल करंट यानी कि I1 और सामने वाला रेजिस्टेंस यानी कि R2 डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। इस वाले रेजिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, यहां से अब आपको I3 बाई I1 मिल जाएगा, I3 डिवाइडेड बाई I1, I1 को यहां से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट डिवाइडर सर्किट, ये आपको मैंने समझाया था, वहां से आप इसको कर सकते हो, करंट डिवाइडर सर्किट ही है, उसी को यूज किया है। सॉरी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट शोन हेयर E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3 2 वोल्ट। तो आपको यहाँ 3 सेल दिए, 1 2 3, और आप लोगों से क्या कह रहा है, द करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट A एंड B थ्रू द बैटरी E2। तो यानी कि E2 बैटरी से यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हो पोटेंशियल मेथड से, जो मेथड मैंने आपको सिखाया था। आपको पता है ये 2 वोल्ट है, ये भी मेरा 2 वोल्ट है, और ये मेरा 4 वोल्ट है। ओके, यहाँ पे करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ क्वेश्चन आसान हो जाता है जब आपको ना बैटरी के कुछ टर्मिनल आपस में कनेक्टेड दिखते हैं, तो आप थोड़ा इसको आराम से कर सकते हो। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ईजी है।
आप यहां पे इस नीचे वाले सेल से चालू कर दो। आप ध्यान से देखो, आपने ये 2 वोल्ट देखा, यहाँ 2 वोल्ट देखा, ये 4 वोल्ट देखा। आप सबसे पहले इसके छोटे टर्मिनल पे आ जाओ, ठीक है ना। ये ऊपर 2 वोल्ट है, इसके छोटे टर्मिनल पे आ जाओ। इसका जो छोटा टर्मिनल है इसको मान लो 0 वोल्ट, है ना। ये कितना हो गया, 0 वोल्ट। अब इसका बड़ा टर्मिनल कितने पे आ जाएगा, खुद सोचो, इसका बड़ा टर्मिनल कितने पे आ जाएगा, क्योंकि 2 वोल्ट का डिफरेंस है, ये 2 वोल्ट हो जाएगा। तो ये पूरी लाइन, ये पूरी 2 वोल्ट हो गई, ये भी 2 वोल्ट हो गई, ये भी 2 वोल्ट हो गई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये वाले सेल की बात करूं, नीचे वाले की, तो ये 2 वोल्ट है। ये कितने वोल्ट का सेल था, E3। ये भी 2 वोल्ट का था, तीनों ही 2 वोल्ट के थे, 4 का नहीं था, सॉरी। तीनों ही हमारे 2 वोल्ट के हैं, मुझे लगा शायद एक 4 का, 4 का कोई नहीं है, तीनों ही 2 वोल्ट के हैं। ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तीनों ही 2 वोल्ट के हैं। तीनों देख रखे हैं आपको यहाँ पे, तीनों ही 2 वोल्ट के हैं। तो यानी कि 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तो बट यहां से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल भी 0 पे होगा। ये कैसे कह सकता हूँ ये 0 पे होगा, सोच के बताओ मुझे, ये कैसे पता है 0 पे होगा। हमेशा बड़ा टर्मिनल छोटे वाले से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा है यहाँ पे, 2। तो बड़ा टर्मिनल 2 पे है तो छोटा 0 पे होगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसका भी बड़ा 2 पे है तो छोटा 0 पे होगा। अब इसका छोटा 2 पे है, इस वाले का, बीच वाले का देखो, छोटा वाला 2 पे है, इसका छोटा वाला 2 पे है, तो बड़ा वाला कितने पे होगा, सोचो। बड़ा वाला कितने पे होगा, ऑब्वियसली 4 वोल्ट पे होगा। कैसे पता बड़ा वाला इसका 4 वोल्ट पे होगा, सोचो। बड़ा वाला 4 पे होगा, ये मैंने कैसे पता लगा लिया, ये ऐसे पता लगा लिया क्योंकि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का होगा। छोटे वाले से बड़ा वाला 2 वोल्ट ज्यादा है। अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, यानी कि 4 माइनस 2। इस तरीके से आप देख सकते हो। यानी कि ये पूरा मेरा किसका हो गया, 4 वोल्ट हो गया। ये मेरा हो गया 4 वोल्ट। तो यहां से यहां तक ये भी कितना हो गया, 4 वोल्ट। और यहां से यहां तक ये भी कितना हो गया, 4 वोल्ट। देख सकते हो, ओके, क्लियर है। अब आप देखो बी पे, यहाँ पे जंक्शन रूल लगा सकते हैं। मान ले तो यहाँ से कुछ करंट जा रहा है मेरा I, तो यहाँ से ये करंट ऊपर चला जाएगा कुछ I1, और नीचे चला जाएगा कुछ करंट I2, ठीक है। यहाँ से मान लो कुछ करंट जा रहा है I, तो ऊपर चला गया I1, नीचे चला गया I2। तो आप देख सकते हो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो है, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, सोचो। 4 माइनस 0, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1। R1 कितना है मेरा, 4 ओम, यानी ये 1 एम्पियर करंट चला जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ऐसे यहां से यहां तक कितना करंट जाएगा, ये 4 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। यहाँ पे कितना करंट जा रहा है मेरा, I2 जा रहा है। और कितना हाई पोटेंशियल है, 4 वाला। लो पोटेंशियल कितना है, 0 वाला। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, फिर से 4 है, तो ये भी 1 एम्पियर हो गया। कहने का मतलब है, देखो यहां से टोटल करंट जा रहा होगा, ये करंट यहां जा रहा होगा कितना, 1 एम्पियर, और नीचे भी करंट कितना जा रहा होगा, 1 एम्पियर। तो ये करंट कितना हो जाएगा, I को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, I इज सिंपली I1 प्लस I2, यानी कि I कितना आ जाएगा मेरा, 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा मेरा यहां से यहां, यानी कि A से B जो मेरा करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर जा रहा है। तो 2 एम्पियर करंट फ्रॉम A टू B, ठीक है ना, 2 एम्पियर करंट फ्रॉम A टू B, ओके। ठीक है, ध्यान से देख सकते हो इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से। यहाँ पे मैंने बैटरी से सॉल्व कर लिया है। दो बैटरी जो दी हैं, ये एक जैसी दी है, एक अपोजिट दी है। तो पहले दो बैटरी से स्टार्ट कर दिया, इनमें से किसी को भी देख लिया। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को 2 ले लिया, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो इसका नेगेटिव 0 हो गया। बट यहाँ पे छोटा टर्मिनल 2 है, तो बड़ा वाला तो 4 पे होगा, तभी तो सही रहेगा ना ये। अब ये 4 पे है, तो ये पूरा 4 पे हो जाएगा, ये नीचे 4 पे हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 0। 4 माइनस 0, करंट ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे भी करंट ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट हमारा कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। आइडियल वोल्ट मीटर एंड आइडियल एमीटर की अगर हम यहाँ चर्चा करें, कुछ बातें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोगों को वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में पता होता है। एम मीटर यहाँ एम्पियर पे, और वोल्ट मीटर की वजह यहाँ से आया है, मतलब उनके कारण ही यहाँ पे इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एम मीटर एक डिवाइस है जो करंट का मेजर करेगा, मतलब मेजरमेंट ऑफ करंट एमीटर के थ्रू किया जाएगा। डिवाइस दैट यूज टू मेजर करंट इज एमीटर। वोल्ट का मतलब वोल्टेज से है, यानी कि ये वो डिवाइस है जो वोल्टेज को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो अगर हम एमीटर की बात करें, हम इसके बारे में क्या जानते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं एमीटर को, तो हम इसके बारे में ये जानते हैं, ये क्या है, ये डिवाइस है, ठीक है। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर करंट। क्या मेजर करने के काम आता है, करंट अक्रॉस, करंट थ्रू, ठीक है ना,
करंट थ्रू एनी अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस से कितना करंट जा रहा है वो कौन मेजर करता है, हमारा एमीटर करता है। यानी कि एमीटर की डेफिनेशन ये हो गई। और क्या समझना है, एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। अगर हम एमीटर के सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कैसे नजर आता है, ये कैसे दिखता है, ये ऐसे नजर आता है एमीटर। ठीक है ना, इस पे भी पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको ध्यान से लगाते हैं हम। तो ये हमारा एक एमीटर होता है ना, यहाँ से करंट एंटर करता है, यहाँ से लीव करता है, ये मेरा एमीटर है। इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है ना, इसको लगाते कैसे हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई किया कैसे जाता है, इसको इन सीरीज, ठीक है ना, इसको जब अप्लाई करते हैं तो हम अप्लाई करते हैं इन सीरीज विद रजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर के सीरीज में या फिर अप्लायंस के जिसके थ्रू आपको करंट मेजर करना है, जिसका भी आपको करंट मेजर करना है उसके सीरीज में लगा दिया जाता है, अप्लायंसेस के सीरीज में लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकता हूँ। मान लो मेरे पास कोई सर्किट है, यहाँ पे सपोज इस तरीके से कोई सर्किट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे मेरी बैटरी लगी है 20 वोल्ट की। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे इसका करंट मेजर करना है, मान लो इस पे कितना करंट आ रहा है, इसको मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ में सीरीज में एक एमीटर लगा देते हैं। यहाँ पे ये हमने एमीटर कैसे लगा दिया, इसके साथ सीरीज में, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ ऐसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसको इसके साथ सीरीज में लगाया जाता है, ये सीरीज कनेक्शन हो गया इसके साथ। ये एमीटर लगाने का तरीका होता है, इस तरीके से एमीटर को अप्लाई किया जाता है सीरीज में। ठीक है ना, ये हमारे एमीटर लगाने का तरीका है। और क्या जानते हैं हम एमीटर के बारे में, इसका आइडियल वर्जन अगर हम ध्यान से देखें, आइडियली जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल एमीटर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। ठीक है ना, और इन जनरल अगर हम ध्यान से देखें, कोई भी एमीटर आइडियल तो हो नहीं सकता, इन जनरल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, अब 0 तो कभी हो नहीं सकता, बट इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। बट आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस आप क्या मान के चलते हो, 0 मान सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखो। क्या क्या याद रखना है, एमीटर क्या करता है, इसका सिंबल कैसा होता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ये कुछ बातें हम लोगों को याद रखनी है अबाउट एमीटर। ओके, दिस इज एमीटर। और देख सकते हो आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर का यहाँ के पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से, क्योंकि इसको एक ही तरीके से लगाया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है दोनों डायरेक्शन में करंट दे दे। आप सर्किट को पलट रहे हो, बैटरी के टर्मिनल्स को पलटोगे तो एमीटर को भी उल्टा लगाना पड़ेगा। ये आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, अब ऐसे ही जैसे एमीटर है वैसे ही एक डिवाइस है वोल्ट मीटर। तो जैसे आपने एमीटर कंसीडर किया वैसे ही अब एक डिवाइस हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर। इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर के साथ हम लोग क्या जानते हैं, वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। इफ यू टॉक अबाउट वोल्ट मीटर, इसके बारे में हम लोगों को क्या क्या जैसे एमीटर में डिस्कशन किया था, इसकी डेफिनेशन है, ये क्या डिवाइस करता है, ये डिवाइस क्या है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर, ये क्या मेजरमेंट लेता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर और अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस और रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है या फिर उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करना हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है, वोल्ट मीटर लगाना पड़ता है। इसी के अलावा अगर हम ध्यान से देखें, हमें पता है इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। इसके कनेक्शन की अगर हम बात करें, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल टू रेजिस्टर और अप्लायंस। ठीक है ना, वही जो आप अप्लायंस लगा रहे हो या फिर रेजिस्टर लगा रहे हो उसके पैरेलल में कनेक्ट करने की जरूरत है इसको। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे साथ में मैं सिंबल भी दिखाई दूंगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास कुछ रेजिस्टर लगे हैं, मान लो ये एक मेरा रेजिस्टर है,
R1, दूसरा रेजिस्टर है मेरा R2, और अगर हम माने ध्यान से ये मेरा सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको जिसका वोल्टेज पता करनी है, या वोल्टेज दोनों पे अलग होगी, आपको जिसकी वोल्टेज पता करनी है उसके पैरेलल में इसको लगाएंगे। मान लो ये वोल्ट मीटर मेरा है, ये मेरे को क्या बताएगा, ये V1 बताएगा, ये मुझे वोल्टेज बताएगा R1 के अक्रॉस। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक और वोल्ट मीटर लगाऊंगा, यानी कि मुझे 2 वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत है यहाँ पे। अगर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो मुझे दूसरा वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 वोल्ट मीटर लगाएंगे तब जाके हमें दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का पता चलेगा। V2 हमें इसकी वोल्टेज बताएगा, दोनों पे वोल्टेज अलग है। हाँ, अगर मुझे इन दोनों का करंट पता करना है तो मुझे एक ही एमीटर की जरूरत है। अगर मुझे यहाँ पे करंट पता करना है तो एमीटर मैं एक ही लगा सकता हूँ। ये एक एमीटर है, ये सीरीज में है इन दोनों के, है ना। यहाँ इसका पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। एक ही एमीटर दोनों का करंट बता देगा, बट 2 वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा ताकि मैं दोनों की वोल्टेज बता सकूं। एमीटर एक ही रिक्वायर्ड है क्योंकि दोनों में करंट सेम है, सीरीज कनेक्शन है ना, दोनों में करंट सेम है, तो एक ही एमीटर काम कर जाएगा यहाँ पे, पर 2 वोल्ट मीटर चाहिए होंगे। सीरीज कनेक्शन में दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। और आप देख सकते हो ये भी टर्मिनल है, आप देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव क्योंकि ये यहाँ जाके नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा सर्किट हो गया, ये उसका सिंबल हो गया, V1 V2 करके इसका सिंबल बन गया, ठीक है ना। ये इसका सिंबल भी हो गया, आपको नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस पे, इंपॉर्टेंट है, अब इसके डिस्कशन करते हैं इसके रेजिस्टेंस पे। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है हम देखते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है ये बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का, यानी कि ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि हम नहीं चाहते इससे कोई करंट पास करे, क्योंकि इसमें वोल्टेज मेजर करनी है। पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उससे करंट कम फ्लो करता है, तो मैं चाहता हूं कोई करंट आए रेजिस्टर से जाए, वोल्ट मीटर से कम करंट जाए। तो इसका जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, यानी कि इन जनरल अगर हम बात करें हाई रेजिस्टेंस होता है। इन जनरल R इज वेरी लार्ज, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, बट इन जनरल बहुत ज्यादा होता है। आइडियल दे दे तो हम इसका इनफाइनाइट ले लेंगे। सो ये हम लोगों को वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना था। थोड़ा सा मैंने वोल्ट मीटर और एमीटर को आपके लिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, राइट। आगे देखिए, अगर हम यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी। यहाँ पे देख सकते हो 2019 में आया ये सवाल है। क्या कहता है इस सवाल में, यहाँ पे आपको 2 सर्किट दी हैं, देख सकते हो, ऊपर वाला नीचे वाला। पहले सर्किट 1 को देखते हैं। ये मेरी बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है। यहाँ से मेरा कुछ करंट जाएगा, है ना, इस तरीके से मेरा कुछ करंट जाएगा। और अगर आप रेजिस्टर के साथ देखो, सीरीज में एमीटर लगा है A1 इसका करंट मेजर कर लेगा। 10 ओम वाले का करंट कितना है वो कौन मेजर कर लेगा, A1। और V1 10 ओम वाले की वोल्टेज बता देगा। बिल्कुल सही है सर्किट। I1 क्या है, जो करंट है 10 ओम से। V1 क्या है, जो इसकी क्या है, वोल्टेज है। यहाँ पे जो भी हम एमीटर वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, क्या क्वेश्चन में दिया है वो आइडियल है, नहीं दिया तो हम इसको आइडियल मान के चलेंगे। अगर नहीं दिया तो हम इसको आइडियल लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ क्वेश्चन में कुछ आइडियल वर्ड का यूज नहीं किया है। क्वेश्चन में नहीं दिया है पर हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको आइडियल लेके चलना है, ठीक है। मान के चलेंगे एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि ये टोटल करंट रेजिस्टेंस से जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, यानी कि I1 करंट ही है जो टोटल निकल रहा है सेल से। इस पे I1 और यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, ये सिर्फ वोल्टेज मेजर कर रहा है। सेकेंड सर्किट पे आते हैं। यहां इन्होंने वोल्ट मीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में। मुझे एक बात बताओ, आपको मैं बोलूं एक समुद्र में जाके एक बाल्टी पानी डाल दो, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पानी भर जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, कुछ इंक्रीज होगा? हाँ होगा तो सही, पर पता नहीं चलेगा। वही हाल यहाँ पे भी है। आप वोल्ट मीटर के साथ कुछ सीरीज में लगा रहे हो, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, +10, इन्फिनिटी +10 तो इन्फिनिटी ही होगा, है ना भाई। अनगिनत में 10 जोड़ दोगे तो अनगिनत ही रहेगा, कैसे आप इसको काउंट करोगे? यानी कि इसको लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसको लगा रहे हो इसके साथ सीरीज में, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, है ना, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको लगाने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, पहले सोचो। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि सर पहले से नीचे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था, आप सीरीज में 10 ओम लगाने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हो ये ऊपर वाला सर्किट नीचे वाला आइडेंटिकल ही तो है। यानी कि यहां उसने बोला है करंट I2 जा रहा है, इस पे भी I2 जा रहा है, इस पे भी एम्पियर एमीटर पे भी I2 जा रहा है, सेम वोल्टेज पे सेम एडिशन। ये रेजिस्टेंस मेरा 10 है, यहाँ भी 10 है,
तो ये करंट सेम नहीं होगा। डेफिनेटली I1 और I2 सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे? क्योंकि वो कहना चाहता था 10 ओम लगाऊंगा तो शायद अलग करंट जाएगा, पर ये अलग होगा नहीं करंट। रीजन क्या है? क्योंकि 10 ओम बहुत छोटा रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू इनफाइनाइट। मतलब कि आप इसको लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अभी भी I1 और I2 सेम होंगे और V2 और V1 भी हमारे सेम होंगे। जो वोल्ट मीटर है वो भी सेम रीडिंग लेगा, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे V1 V2 के बराबर और I1 I2 के बराबर होगा, क्योंकि हम यहाँ आइडियल एमीटर और वोल्ट मीटर कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, अगर वो आइडियल ना होते तो फर्क पड़ जाता। अगर वो आइडियल ना होते तो करंट घट जाता, वोल्टेज कम हो जाती, बट आइडियल ले रहे हैं, ठीक है ना, आइडियल ले रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं फॉर आइडियल एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, फॉर आइडियल एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इनके लिए हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब कोई सेल होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएफ के बारे में, यानी कि इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ये फोर्स नहीं है। नाम से कंफ्यूज मत होना, कभी कभी नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं ना कई लोगों के, वो है नाम से तो फोर्स लग रहा है पर है फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल ही। ठीक है ना, दिस इज द पोटेंशियल। एक्चुअली ये है क्या? ईएमएफ अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें, इसको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम potential difference of a cell, maximum potential difference of a cell, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, इसी को हम ईएमएफ कहते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, मतलब क्या है इसका? अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम ध्यान से कोई बैटरी देखें, कोई सेल या बैटरी देखें, उस पर वोल्टेज मेंशन है, वहां पे मेंशन होता है इस तरीके से, अगर हम ध्यान से देखेंगे ई, है ना, यानी कि ये क्या होता है? इसका ईएमएफ होता है, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है। बैटरी पे लिखा है 12 वोल्ट, यानी कि इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है। अब ये सप्लाई कितनी करेगी वो अलग बात है। मतलब कि आप खुद सोचो, आप अगर बाजार से एक सेल लेके आते हो, उस पर लिखा है 12 वोल्ट, तो आप ये मान के चलोगे कि भैया ये 12 वोल्ट का है, तो ये मेरे अप्लायंस या फिर जिस भी गैजेट के साथ मैं लगा रहा हूं उसको ये 12 वोल्ट दे। पर ये 12 वोल्ट देता नहीं है, उससे कम देता है। 12 वोल्ट इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, ये सबसे ज्यादा वोल्टेज है इसकी जो इस पे लिखी है, पर ये देता इससे कम ही है। अब कम क्यों देता है? क्योंकि दुनिया में कोई चीज आइडियल नहीं है। अगर सेल आइडियल हो तो उसके पास कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, और अगर उस पर 12 वोल्ट लिखा है तो 12 वोल्ट ही देगा। बट आइडियल तो कुछ नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज आइडियल तो है नहीं, यानी कि उसके पास कुछ अंदर ही उसके कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है जो वोल्टेज को थोड़ा सा खा जाता है। ठीक है ना, जो वोल्टेज को थोड़ा खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे दलाल बैठे होते हैं ना, ब्रोकर्स होते हैं ना, आप कोई काम कराओ तो बीच में से थोड़ी सी कमीशन खा जाते हैं। इसके पास भी एक ऐसा ब्रोकर बैठा है, इसके अंदर भी एक ऐसा दलाल बैठा है जो थोड़ा सा खा जाता है, बीच में रेजिस्टेंस को खा जाता है। जब आप निकालने लगो तो आप उतना निकाल नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? तो यहाँ पे वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वो क्या है इसका? अगर हम ध्यान से देखें, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या? अगर हम ध्यान से देखें इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी जस्ट हम मान लेते हैं इसके अंदर छुपा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल देखने में तो ऐसा लगता है, बट रियलिटी में इसके अंदर होता है, बट दिखाते बाहर है। सर्किट में हम ऐसे बाहर दिखा देते हैं, मैं लेफ्ट दिखा सकता हूँ, राइट कहीं भी दिखा सकता हूँ, मैं इसको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, यहाँ भी दिखा सकता हूँ। इसके अंदर छुपा होता है ये रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है, जो कि पूरा का पूरा वोल्टेज देने नहीं देती। लिखा है सेल पे 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट लिखा है, वो ईएमएफ है, मिलेगा नहीं, मिलेगा उससे कम ही। ठीक है ना, मिलेगा नहीं उतना, मिलेगा उससे कम ही। लिखा है ज्यादा पर मिलता थोड़ा सा कम है। हाँ, पर ये तभी है जब आप इससे करंट लेते हो, तभी आपको पता चलता है कि भैया मिलेगा कम। जब तक आपने इससे कुछ मांगा नहीं तब तक ये दिखाएगा भैया पैकेट पे लिखा है इतना होगा, बट जब आप उससे लेोगे, खोलोगे पैकेट को, तो चीज उतनी नहीं निकलेगी। पर जब तक पैकेट बंद है तब तक तो आपको यही लग रहा है ना इसके पास इतनी वोल्टेज है ना। जब तक इससे करंट नहीं ले रहे तब तक ये ईएमएफ ही दिखाएगा। जब करंट लोगे तो असलियत पता चलेगी, करंट ये इस हिसाब से देगा कि ये कम वोल्टेज बाहर दे रहा है। ठीक है ना, इसको हम ईएमएफ कहते हैं। और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने बोला जब तक ये
करंट नहीं दे रहा, तब तक ये मैक्सिमम वोल्टेज है। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको हम बोल सकते हैं दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज, जो मैंने यहां पे लिखा है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल विद नो करंट। अच्छा, इसको एक चीज और बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मतलब क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज का, अगर आप इसके साथ कोई वोल्ट मीटर लगा दो इसको मेजर करने के लिए, आपने ना सोचा चलो इसका मेजरमेंट लेके देखते हैं, इसके अक्रॉस क्या लगा दिया हमने, वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो इसके अक्रॉस क्या मेजर करने की कोशिश करेगा, वोल्टेज मेजर करने की कोशिश करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की कोशिश करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेगा, ये भी तो एक डिवाइस है, ये भी तो करंट से ही चलता होगा। जैसे ही आप इसको लगाओगे सर्किट क्लोज हो गया और करंट चलना स्टार्ट। करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। अभी सर्किट क्लोज हो गया ना इसके आसपास, तो इसमें से कुछ करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। तो यानी कि यहां पे जो ए और बी के बीच में वोल्टेज मिल रही है वी ए माइनस वी बी, यानी कि इसी को आप वी ए बी कह सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। तो यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड डेफिनेशन क्या है ईएमएफ की, इट इज टर्मिनल वोल्टेज, इट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल विद नो करंट। अगर सर्किट में करंट नहीं है उस टाइम की टर्मिनल वोल्टेज है ये। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, अगर सर्किट में करंट नहीं है तब की टर्मिनल वोल्टेज है। तो करंट होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि करंट होने से टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगी। मान लो यहां करंट आई जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है। आप बता सकते हो वी ए माइनस वी बी, अब तो आप जानते हो ना। आप देखो यहां से पहले लिखोगे वी ए, आप यहाँ ए से बी निकाल लो ना सर्किट में, आप वी से जा रहे हो, यहाँ पे पहले लिखोगे वी ए, फिर आप इसके हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, ई, आप लिखोगे माइनस ई। फिर आप इसके यहां से यहां जा रहे हो, आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो आपको मिलेगा प्लस जो भी इस पे करंट है इंटू आर, और माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो यहां से वी ए माइनस वी बी आपको ई नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ई माइनस आई आर। अब आप ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है, वी ए माइनस वी बी को ही हम वी बी कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, वी ए बी, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ई माइनस आई आर। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोल रहे हैं इसको, देखो टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब यह है जो हमें मिल रहा है आउटपुट इससे। एक तरीके से आप बाजार से सेल लेके आए, उस पर लिखा था मान लो 10 वोल्ट, बट जब आपने उसको कहीं लगाया उसने दिया सिर्फ 9.8 वोल्ट। तो यानी कि वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज है, जो ये हमें दे रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज है, जो इस पे लिखा है वो इसका ईएमएफ है। आप कह सकते हो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सेम है जब तक करंट नहीं था। यानी कि अगर आप यहाँ करंट को आई को 0 डाल दो तो वीएबी क्या ई के इक्वल नहीं हो जाएगा, देखो, अरे हाँ हो रहा है, आई को 0 डालो तो वीएबी ई के इक्वल होगा। यानी कि वीएबी और ई तब ही इक्वल है जब तक करंट नहीं है। बट कमाल की बात है जब हम उससे करंट लेंगे, यानी कि जब उसको सर्किट में यूज करेंगे, तो वो बराबर नहीं होंगे। वीएबी तो ई से हमेशा कम ही होगा, क्योंकि ई इज द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है ना। जितना करंट कम होगा वीएबी ई के उतने ही बराबर होगा। यानी कि आप कह सकते हो ई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू वीएबी। और इक्वल भी कब होंगे, ई इज इक्वल्स टू वीएबी इक्वल कब होंगे, when I is 0, जब हमारा कोई करंट ना हो। आ रहा है समझ में ये चीज, ये स्टेटमेंट यही है जो यहां पे लिखी गई है, ठीक है। तो पहली चीज ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है, किसी भी सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ यानी कि ई कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये टर्मिनल वोल्टेज है जब करंट नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज विद नो करंट, दिस इज डिफाइंड एज ईएमएफ। क्यों कहा गया, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कम है ना सर, असलियत तो कुछ और है। लिखा है इसने 10 वोल्ट पर ये देगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी ब्रोकर बैठे हैं, दलाल बैठे हैं। जैसे ही हम इससे वोल्टेज लेने की कोशिश करेंगे और जैसे ही हम इससे सर्किट में लगाएंगे, सर्किट में लगाने का मतलब ही है हमें करंट लेना पड़ेगा इससे, उसी का तो मतलब है हमें सर्किट में लगाना ही क्यों, ऐसे करंट ही तो चाहिए। हम बैटरी को लगाते ही क्यों है, चार्जेस को ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी को यूज करने के लिए। तो ये हमें कम एनर्जी देता है, कम वोल्टेज देता है। क्यों, क्योंकि सर्किट में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का अपना रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। देखा जाए अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कर दूं, यहाँ ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाते। अभी यहाँ पे ईएमएफ समझा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, क्योंकि हमें सबसे पहले ये भी देख लेना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस आया क्यों है। ये तो हमें पता है, सेल के पास होता है। जिंदगी में कुछ भी आइडियल नहीं है, ना आइडियल बच्चे, ना आइडियल टीचर, ना आइडियल कुछ, है ना। बच्चों को लगता होगा सर भी आइडियल है, पर सर भी कहाँ आइडियल है, सर में भी कुछ कमियां होंगी। हर एक इंसान के अंदर होती है, हम भगवान नहीं है। नो वन इज परफेक्ट, देयर इज सम एरर्स, कुछ ना कुछ कमी पेशी रही जाती है, जो मर्जी कर लो, ठीक है। कोई कईयों में कमियां ज्यादा होती है, कईयों में कम होती है। बस वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा या कम हो सकता है, बट होगा जरूर। तो सेल के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जरूर। अब आया क्यों, थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाते हैं। आपने देखा होगा, आप इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से ही सेल बनाते हो। देखा जाए, जब सेल बनता है तो वो कैसे बनता है, कोई भी सेल क्यों बनता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे उसके अंदर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स होती थी, है ना, कैथोड एनोड, याद है, ऐसी तो सेल बनता था, ठीक है ना। एक एनोड होती थी, एक कैथोड होती थी, है ना। एक हमारी एनोड यानी कि हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज रोड, ठीक है। एक हमारी एनोड होती थी जिसको आप पॉजिटिवली चार्ज रोड कहते थे। एक नेगेटिवली चार्ज रोड होती थी जिसको हम बोलते थे कैथोड। और यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन लेते थे जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का थोड़ा सा है ये, पर फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको याद आ जाएगा। केमिस्ट्री में ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, सेल, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेरा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट वाला, ओके। सो इससे ही तो हम लोगों को, यही तो सेल है, यही तो सेल के टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। देखा जाए यही सेल बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। सेल एक्चुअली यही है बेसिकली, इसी को आप पॉजिटिव टर्मिनल दिखा देते हो, आप दिखाते हो ना, पॉजिटिव टर्मिनल वो ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। इसी को हम कहीं सर्किट में यूज करते हैं, यही हमारा सेल है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सेल के अंदर का, ये जो चीज बनाई है ना, ये इसके अंदर का हिस्सा ये है। ये मेरा जो सेल है ना, इसके अंदर का हिस्सा ये है। बेसिकली मैं ऐसे दिखा के आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना। बेसिकली आप मान लो यही मेरा सेल है, ठीक है ना। दिस इज लाइक, अगर आप इसको इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सेल, आप ऐसे समझो, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सेल। ये एक सेल के इक्विवेलेंट है, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक पॉजिटिव रॉड, एक नेगेटिव रॉड, है ना, ये सेल के इक्विवेलेंट है। अब एक बात अगर हम ध्यान से समझें, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब जितने ज्यादा आयंस होंगे यहाँ पे, जितना ज्यादा ये आयनाइज हो जाएगा, उतना अच्छा रहेगा। यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, है ना। फॉर अ गुड, फॉर गुड इलेक्ट्रोलाइट, फॉर गुड सेल, फॉर अ बेटर सेल, या लिख सकता हूं फॉर अ बेटर सेल। बेटर सेल का मतलब अच्छे सेल के लिए, यानी कि विद लेसर इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कम रखना चाहते हैं। एक अच्छा सेल वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी डाइल्यूटेड। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जितना डाइल्यूट होगा उतना इजीली आयंस बनेंगे। ज्यादा डाइल्यूट होने से मोर आयंस, ठीक है ना। और ज्यादा आयन चाहिए आपको, क्योंकि आप चाहते हो आयंस फ्लो करेंगे तभी तो मजा आएगा ना भाई, है ना। तो इसका मतलब है इसको हम इजीली आयनाइज कर सकते हैं अगर ये डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड में हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो अगर ये डाइल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट तो लो इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। यानी कि फॉर कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमें कैसा मिलेगा, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है वो इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। जितना ज्यादा आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उतना ज्यादा मुझे क्या मिल जाएगा, जितना आपने हाई इसको इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगी भाई हमारे लिए, ठीक है ना। यहाँ हमारे लिए अपने आप ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर हमने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमें इसको डाइल्यूट लेना होता है। और क्या होता है अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसके अलावा हम देख सकते हैं जितना ज्यादा रोड के बीच में डिस्टेंस रखते हैं हम, मान लो रोड्स के बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है। सेकंड फैक्टर है हमारा, ये मेरा फर्स्ट फैक्टर हो गया, है ना। ये दोनों मेरे फर्स्ट फैक्टर में आ गए कि डाइल्यूट लेना चाहिए या कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर आपको हाई इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि हम नहीं चाहते, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम चाहते हैं।
तो सेकंड थिंग इज कि डाइल्यूट ले लोगे तो डाइल्यूट ले लोगे फर्स्ट पार्ट में ही अगर हम देख लेंगे तो कम इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। सेकंड फैक्टर अगर आप ध्यान से देखोगे वो आएगा यहां पे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जितना ज्यादा आप डिस्टेंस ले लोगे, ठीक है ना, यहां डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स की अगर बात करें, यहां पे अगर ग्रेट हायर फॉर, यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर लार्ज आर इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इस डिस्टेंस को आर से नहीं लिखते क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम आर से लिख रहे हैं ना, इस डिस्टेंस को मैं डी से लिख देता हूं, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को डी से लिख देता हूं। फॉर लार्ज डिस्टेंस बिटवीन रोड्स, है ना, फॉर लार्ज डिस्टेंस बिटवीन रोड्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी मोर, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी मोर। ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है अपने को, रोड्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस रखने का मतलब ये आप दावत दे रहे हो इंटरनल रेजिस्टेंस को कि तू बढ़ जा। हम चाहते हैं आइडियल सेल बनाना का, इनको ना रोड्स को पास पास रखो, जितना दूर रखोगे उतना मुश्किल होगा आयनाइज होने में, जितनी रोड्स पास है उतना काम आपका बनता जा रहा है, तो रोड्स को पास रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। ऑब्वियसली अगर आपको इंटरवल, अगर आप ध्यान से देखोगे इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो रोड का डिस्टेंस बढ़ा दो, और अगर इनको पास लिया होगे रोड्स को तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें, तीसरा फैक्टर यहाँ पे क्या बनेगा, तीसरा फैक्टर है यहाँ पे एरिया, ठीक है ना। फॉर लार्ज एरिया ऑफ रोड्स, फॉर लार्ज एरिया ऑफ रोड्स, रोड्स का एरिया आप जितना ज्यादा रखोगे इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है अगर आप ज्यादा एरिया रखते हो, तो ज्यादा एरिया रखने से इजीली इलेक्ट्रोलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर लार्ज एरिया ऑफ रोड्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी स्मॉल। तो अच्छा यही रहेगा कि आप रोड्स को पास रखो, रोड्स को मोटा लो, थिक लो, उनका एरिया ज्यादा लो और अच्छा सॉल्यूशन लो जिसके साथ जो इजीली इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन लो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ना ले। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, सेल्स को सीरीज एंड पैरेलल लगाने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अब हम एक बार सर्किट में इसको यूज करते हैं, यूजिंग सेल इन अ सर्किट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग अ सेल इन अ सर्किट, एक बार इसको सर्किट में जरूर लगा के थोड़ा सा ग्राफ पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, मैं मान लेता हूँ अपने सेल को कनेक्ट कर रहा हूँ एक रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया R से, यहाँ पे मैंने अपना सेल बना दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको पता है सेल के साथ हमेशा क्या एसोसिएट होगा, उसके साथ हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, अगर वो आइडियल नहीं है। अगर वो आइडियल सेल है, फॉर आइडियल सेल R0 याद रखना, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर आइडियल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, बट कोई भी सेल आइडियल नहीं होता। फॉर आइडियल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, बट कोई आइडियल हो नहीं सकता, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिखता जरूर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, इसको आप देख सकते हो सेल है, मान लो इसका ईएमएफ E है, ठीक है, आप इस पॉइंट को बोल दो A, इसको आप क्या बोल सकते हो B। तो यहां से ये सेल है, ये कितनी वोल्टेज देगा, ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसी को आप लोड भी कहते हो, लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल के अक्रॉस आप जिसको भी लगा रहे हो इसी को आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर लोड का नाम दे सकते हो। दिस इज अ लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो क्लियरली आप देख सकते हो ये मेरा वो अप्लायंस है, यानी वो डिवाइस है जिसको मैं सेल के साथ लगा रहा हूं। ये दोनों तो सेल का ही कंपोनेंट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है, दिखा देते हैं बाहर, होता है अंदर, अंदर बना नहीं सकते दिखाने के लिए, इसलिए बाहर बना देते हैं। तो आपको याद है ना यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैं अगर आपसे बोलूं कितनी पोटेंशियल मिलेगी, यहाँ पे आप इक्वेशन भी लगा सकते हो। आप जानते हो अगर सर्किट में आप करंट निकालना चाहो, ऑब्वियसली सर्किट में करंट मैंने मान लिया I, तो सर्किट का जो करंट होगा वो आप जानते हो E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R होगा, ठीक है ना। अगर आप टोटल करंट देखना चाहते हो सर्किट में वो ये होगा, इससे भी इतना करंट जाएगा, इससे भी, इसको भी I करंट मिलेगा, इसको भी I मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हो पोटेंशियल एट लोड क्या होगा, तो ये V एट लोड, लोड पे कितना पोटेंशियल होगा अगर आप ध्यान से देखोगे, उसी को आप VA भी कह सकते हो, वो कितना आ जाएगा E माइनस IR, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका E माइनस IR, I का मतलब यहाँ करंट लिया है, टोटल करंट इनटू R, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। जो वोल्टेज लोड पे आ रही है यही मेरी वोल्टेज क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे
टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल इसी को कह रहे हैं, ठीक है ना। और जो वोल्टेज है किस पे, एट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हम ध्यान से देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज आ रही है, अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो वो वोल्टेज आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं वी एट इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं सबस्क्रिप्ट में आर लिख देता हूँ, ये मुझे मिल जाएगी आई इंटू आर, ये वोल्टेज मेरी इस पे है, ठीक है। इसको आप आई इंटू कैपिटल आर भी लिख सकते हो, इसको आप आई इंटू कैपिटल आर भी लिख सकते हो। जो लोड पे वोल्टेज है वो अगर आप देखी जाए, इस पे वोल्टेज कितनी होगी, ये हो जाएगी आई आर, और इस पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी आई इंटू स्मॉल आर, इस पे होगी आई इंटू कैपिटल आर और इस पे स्मॉल आर, इसी को आप ई माइनस आई आर और इसको आप लिख सकते हो आई आर। इस पे कभी ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो आप देख सकते हो, यहाँ पे कभी कभी ग्राफ पूछ लिया जाता है, किसके बीच में ग्राफ बना दिया जाता है, यहाँ पे वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि VAB एंड करंट, इसके बीच में आप लोगों से ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो ये कैसी इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इक्वेशन है VAB इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, आप इसको लिख सकते हो माइनस आई आर प्लस ई, ऐसे करके लिख लो। ये वाई एक्सिस पे है, देख सकते हो VB वाई एक्सिस पे है, इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे क्या है आपका करंट है, और सी किसके इक्वल है, ई के, यानी कि आप कंपेयर करो, अगर आप इनको कंपेयर कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे ए बी है, यहाँ पे कंपेयर करने से आपको एम यानी कि स्लोप मिल जाएगा, स्लोप कितना मिल जाएगा आपको पता है, यहाँ से कंपेयर करने से ये आ जाएगा माइनस आर, और सी कितना मिल जाएगा आपको ईएमएफ के इक्वल, यानी कि यहाँ पे मेरा स्लोप नेगेटिव है और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा विद अ नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से एक ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको थोड़ा सा हम डॉटेड करके भी दिखाते हैं, यानी कि जब आप ग्राफ बनाते हो थोड़ा सा ऐसे दिखाते हो, फिर अगर आप डॉट कर करके यहाँ चले जाओगे तो ये ई से कट कर जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से जाओगे यहाँ पे पहुंच जाओगे, ये कब मिलेगा आपको, आपका जहाँ पे करंट कितना है यहाँ पे देख सकते हो, आपका यहाँ पे ईएमएफ VAB कितना है आपका 0 है, VAB 0 कब हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो VAB 0 कब हो जाएगा, यहाँ पे I की क्या वैल्यू आएगी आप देख सकते हो, क्या 0 हो रहा है आपका VAB को 0 डाल दो, I इज इक्वल्स टू E बाई आर आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट कितना है E डिवाइडेड बाई आर। इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है, कितना स्लोप है आपको बताया मैंने अभी, इसका जो स्लोप है वो माइनस टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो स्लोप मेरा माइनस टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। ये कभी कभी ग्राफ आपसे पूछ लेता है तो आप ये ग्राफ भी देख सकते हो, ठीक है। VAB वर्सेस करंट के बीच में ये ग्राफ है, आप करंट जितना कम कर दोगे, देखो करंट 0 कर दोगे तो VAB E के इक्वल हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था ना, करंट यहाँ पे 0 हो गया है तो VAB E के इक्वल हो गया है, और VAB 0 कब हुआ है, जब करंट मेरा E बाई आर हो गया है, ठीक है, जब मेरा करंट E बाई आर हो गया तो VAB मेरा क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे 0 हो गया, यानी कि हम R 0 कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पे 0 कर रहे हैं। सेल्स इन सीरीज, क्या होगा अगर आप सेल को सीरीज में लगा दोगे, क्या होगा उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, क्या होगा उनकी वोल्टेज के साथ। तो अगर हम इसके सीरीज कनेक्शन पे चर्चा करें तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम सेल को सीरीज में लगा रहे हैं तो दो तरीके के कनेक्शन हो सकते हैं। मान लो आप सबसे पहले ऐसे कनेक्ट करो, यहाँ पे आपने बहुत सारे सेल लगा दिए, ये हो गया एक सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, ये EMF E1, फिर दूसरा सेल इसका EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, फिर तीसरा सेल इसका EMF E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3, और आपने ऐसे करते 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 सारे सेल लगा दिए, बट सभी की पोलैरिटी एक जैसी है, एक के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव कनेक्टेड है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और लास्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया, ये मान लेते हैं Rn है, इसका EMF En है। तो अगर इस तरीके का कनेक्शन हो रहा है, इसको सिमेट्रिक कहते हैं, यानी कि सिमेट्रिकली हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, या फिर इन ऑर्डर लगा दिया, इसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर, हमने इसको अच्छी तरीके से ऑर्डर्ड लगा दिया, ऑर्डर्ड फॉर्म में हमने इसको लगा दिया है, तो आप देख सकते हो अच्छे से हमने यहाँ कनेक्ट किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ए से बी के बीच में क्या होगा, है ना, कोई करंट नहीं है अभी यहाँ पे, तो अगर आपसे VAB पूछा जाए तो अभी कोई करंट थोड़ा सर्किट में फ्लो कर रहा है, सिर्फ सेल का EMF पूछ रहा है, इफेक्टिव EMF क्या होगा, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे,
VAB अगर आप ध्यान से देखोगे E1 प्लस E2 प्लस E3 टिल यहां से कितना आ जाएगा EN। तो यानी कि इन सभी का जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन EN तक आपको मिल जाएगा। और अगर आपसे बोले इन सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 टिल RN। यानी कि आप इस सर्किट को मिटा के दोबारा से बना सकते हैं। ये सर्किट इक्विवेलेंट है। ये किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आप A लिख दो और यहाँ पे सेल बना दो और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दो, B लिख दो। यानी कि इसका इफेक्टिव EMF कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 टिल EN। और R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो R इफेक्टिव को R1 प्लस R2 टिल RN। ठीक है ना, ये इसका सीरीज कनेक्शन हो गया। बट अभी जो हमने यहाँ सीरीज कनेक्शन किया है दिस इज इन अ ऑर्डर्ड वे। इसको अच्छी तरीके से हमने सही ऑर्डर में प्लेस किया है, एक सेल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और सारे एक के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव, विद पॉजिटिव ऑफ वन नेगेटिव ऑफ अदर। ऑर्डर का मतलब है एक के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव, एक पॉजिटिव से दूसरा नेगेटिव, ठीक है ना, एक पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव कनेक्ट करा है हमने, एक के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव हमने लगाया है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सीरीज में एक और तरीके का हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर था, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आपने ऑर्डर बिगाड़ दिया। मान लो इस तरीके से सेल है, ध्यान से समझना, ये पहला सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, फिर ये तीसरा सेल है, ठीक है ना। और बीच में मान लो आपने कोई उल्टा लगा दिया सेल, एक ये उल्टा लगा दिया, ठीक है ना, और एक मान लो ऐसे ये उल्टा लगा दिया, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे फिर ये सर्किट बना दिया आपने, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो ये A है, ये B है, ठीक है। तो आप यहां से ध्यान से देख सकते हो, कुछ सेल आपने सीधे लगाए, कुछ उल्टे लगाए। यहां देख सकते हो उल्टे का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सेल उल्टा आपने लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अभी तक सही चल रहा था, अब नेगेटिव से पॉजिटिव लगा दिया। और मान लेते हैं पहले वाले का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, EMF E3 R3, ये E4 और R4। अब ऐसे में क्या करेंगे, अगर आपने ऑर्डर बदल दिया है किसी भी एक सेल का या ज्यादा सेल का, तो जिनका ऑर्डर आपने गलत लगाया है, मान लो ये ऑर्डर हम सही मान के चल रहे हैं, ए वाले को पॉजिटिव बी वाले को नेगेटिव में लेके चल रहे हैं, तो यानी कि यहां से जब मैं VAB की बात करूंगा तो मतलब मैं ए को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, मतलब ये वाले सेल पॉजिटिव, जिनका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड है उनको पॉजिटिव लूंगा, और जिनका पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड है उन सेल के EMF को नेगेटिव लूंगा। यानी कि यहां पे मुझे मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ये सही ऑर्डर में थे, इसका ऑर्डर गलत है, ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो माइनस E4। यहां से कितना आ जाएगा, माइनस E4। मान लो 3-4 सेल हमने गलत लगा दिए, तो उन सभी का रिवर्स ऑर्डर लगा, इसलिए उनको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, इसका EMF हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हम VAB निकाल रहे हैं, A को पॉजिटिव और B को नेगेटिव मान के चल रहे हैं, पर ये उल्टा लगा हुआ है। क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है इसलिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, इसलिए E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 आएगा। हाँ, अगर आप R इफेक्टिव की बात कर रहे हो तो वहां फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस पे कोई पोलैरिटी थोड़ी ना है, यानी रेजिस्टेंस अभी भी सेम रहेगा, यानी कि ये सेम है, ठीक है ना, ये सेम रहा जैसे कि पहले था, बट ये बदल गया क्योंकि बैटरी का टर्मिनल बदल गया, इसमें चेंज आ गया। जो बैटरी हमने उल्टी लगाई है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे इसको उल्टा लगाया है, इसको भुगतना पड़ेगा भाई, उल्टा लगाया है उसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, है ना, अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हो कि ये कैसा नजर आएगा, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, यानी कि ये सर्किट ऐसे नजर आएगा, यहां से ये R इफेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया, E इफेक्टिव हो गया, ये AB, बाकी इनकी वैल्यू तो लिखी है, E इफेक्टिव मैंने यहां लिखा है, ठीक है ना, R इफेक्टिव यहां लिखा है, यही मेरा E इफेक्टिव है, VAB ही मेरा E इफेक्टिव है, E इफेक्टिव मतलब VAB, यहां पे भी देख लो ये VAB ही मेरा E इफेक्टिव कहलाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और आप समझ सकते हो, अगर ये सारे सेम हो जाते E1 E2 E3, तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाता, अगर ये सारे सेम हो जाते, अगर E1 E2 E3 EN सब सेम हो जाते तो क्या हो जाता, अगर ये सब सेम है
ठीक है ना, इफ E1 इज इक्वल्स टू E2, ठीक है ना, टिल En ऑल सेम, अगर ये सारे सेम हो जाते तो क्या होता, तो मेरा V इफेक्टिव यानी कि मेरा जो E इफेक्टिव आता, इफेक्टिव EMF कितना हो जाता, NE हो जाता, ठीक है ना। और अगर सारे R1 R2 सेम हो जाते तो ये NR हो जाता। वैसे ही अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। इसको मैं दोबारा से दिखा देता हूं। मान लो मैंने आपको बोला मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे मेरे पास सेल है, मान लेते हैं इसका EMF E1 है, ठीक है ना, और मैं सारे सेम ले लेता हूँ, चलो सारे सेम ले लेता हूँ। इसका भी E है, रेजिस्टेंस R है, ये वाला भी क्या है, E, रेजिस्टेंस कितना है, R है। फिर दोबारा से मेरा मान लेते हैं E, रेजिस्टेंस R है, फिर मैंने एक उल्टा लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया E, रेजिस्टेंस मेरा R है, फिर मैंने एक सीधा लगा दिया E, रेजिस्टेंस मेरा कितना है, R, फिर मान लो मैंने एक उल्टा लगा दिया E, रेजिस्टेंस R। अब ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है ना। टोटल मैंने कितने लगाए, टोटल मैंने मान लो P रेजिस्टेंस लगाए, कितने रेजिस्टेंस लगाए मैंने, मान लेते हैं P रेजिस्टेंस, या मान लो N रेजिस्टेंस लगाए, ठीक है ना। कितने रेजिस्टर लगाए, N रेजिस्टर्स लगा दिए मैंने सीरीज में, ठीक है ना। बट इनमें से कुछ उल्टे भी लगाए हैं। टोटल मेरे N रेजिस्टेंस है, एंड एज्यूम, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, मान लेते हैं एज्यूम इट इज गिवन, ये शायद क्वेश्चन में दिया जाए या फिर हमें बताए, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आउट ऑफ N, इन N रेजिस्टर में से, आउट ऑफ N, M resistors are connected wrong in wrong manner, मतलब वो गलत तरीके से लगाए हैं, यानी कि उल्टे लगाए हैं, और अपोजिटली, रॉन्ग मैनर में लगा दिया या फिर उनको अपोजिटली लगा दिया, हमने उसको सही से नहीं लगाया, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ना, जैसे कि ये तो सही लगा है, ये सही तरीके से लगा है, ये सही तरीके से लगा है, ये उल्टा लगाया हुआ है, ये सही तरीके से लगा है, ये उल्टा लगाया है, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। मैं तो दिखाए कुछ है गिनती के, पर बहुत सारे होंगे ना ऐसे। तो कुछ हमारे N में से M रेजिस्टेंस हमने गलत लगाए हैं। तो यहां पे अगर आप सोच रहे हो E इफेक्टिव क्या आएगा, तो E इफेक्टिव क्या आएगा, सबसे पहले तो आप देखो टोटल कितना होना चाहिए, सारे सेम है NE, ठीक है ना, टोटल कितना होना चाहिए NE। पर कितने गलत लगाए हैं मैंने, M रेजिस्टर्स गलत लगाए हैं। मान लो 50 में से मैंने 5 गलत लगाए हैं। तो होगा क्या, जो गलत लगा रहा है ना, ये गलत वाला माइनस ये है और ये सही वाला प्लस ये इसको खा जाएगा। यानी कि जो गलत वाला है ना, उसको हमें यहां से हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि यहाँ पे जो भी हमने गलत लगाए हैं उनको यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि हम इसको सिंपली लिख सकते हैं NE माइनस ME, यानी कि M भी नहीं लिखेंगे, 2ME लिखेंगे। क्यों हम 2ME लिखेंगे, कहने का मतलब है, मान लो आप ऐसे समझना ध्यान से, मान लेते हैं इस तरीके से मेरे पास है, ठीक है ना, और एक हमने गलत लगाया है। तो अगर सारे सही लगे होते तो 4E आ जाता, बट अब 4E में से हमें क्या करना पड़ेगा, 2E को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक गलत लगा है। तो 1 इंटू 2E कर दिया मैंने, 2 इंटू 1E कर दिया, यानी कि ये एक दूसरे को खा जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2E सही। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप ऐसे कर दो, N माइनस ME ऐसे लिख दो, ठीक है ना, प्लस जो हमने गलत लगाए हैं उसको अलग कर दो, माइनस ME ऐसे भी लिख सकते हो। जो हमने सही लगाए हैं N माइनस ME हमें सही रेजिस्टेंस देंगे, जो गलत लगा सही EMF देंगे, और जो हमने गलत लगाए हैं वो माइनस कर देते हैं, तो भी सेम ही आंसर आएगा। यहां से आ जाएगा NE माइनस 2ME। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, सही वाले जो सही तरीके से लगाए हैं इंटू EMF, माइनस जो गलत तरीके से लगाए इंटू 2 इंटू EMF। यानी कि ये मैं एक शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट ट्रिक इसको याद रख सकता हूं, इस फॉर्मेट में मैं इसको याद रख सकता हूं, सही वाले रेजिस्टेंस इंटू EMF। ये तब है जब सारे EMF सेम हो, माइनस 2 टाइम्स गलत इंटू EMF। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, इसको यूज करके दिखाता हूं कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां क्वेश्चन में आपको दिया गया, वो बोल रहा है while connecting 6 cells in a battery in series in a tape recorder by mistake one cell is connected in reverse polarity। तो 6 सेल है मेरे, तो n की वैल्यू हो गई 6, और एक गलत लगाया यानी कि m की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो आप मुझे पहले बता सकते हो E इफेक्टिव कितना आ जाएगा, सोचो E इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NE माइनस 2ME, है ना। और EMF हमें कितना दिया हर एक सेल का, वो देख लेते हैं। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, ये लोड रेजिस्टेंस दिया है, यानी कि मेरा जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे मैंने सेल लगाए थे 1 2 3
4 5 और एक हमने गलत लगाया था ऐसे, और इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस होगा जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये हमें दे रखा है 24 वोल्ट। समझ रहे हो? इस तरीके से हमारा सर्किट होगा। तो यहां पे मेरा क्या हो गया, 6 हमने लगाया था, तो 6 इंटू ईएमएफ कितना दिया है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 1.5 ओम, यानी कि 6 इंटू 1.5 माइनस 2 टाइम्स एम, एम यानी कि एक गलत लगाया है, इंटू 1.5, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 1.5, है ना। 6 माइनस 2 आप कॉमन ले सकते हो 1.5 पहले, है ना, या फिर 9 माइनस 3 कर दो, ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। यानी कि इन सभी का इफेक्टिव कितना आएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे इन सभी सेल का इफेक्टिव कितना आएगा, इस सभी सेल को हटा के हम एक सेल बना सकते हैं 6 वोल्ट का। इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमारा ऐड ही होगा, वो तो मुझे पता है 6R ही होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता सेल को उल्टा लगाने से। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या दिया था, एक सेल का 1 ओम दिया था, एक सेल का 1 ओम दिया था, यानी कि 6R आ जाएगा आपका 6 ओम, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा 6 ओम आ गया। कहने का मतलब है अब आपका ये जो सर्किट है वो ये बन गया कि मेरा सेल है वो कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, 6 इंटू 1 यानी कि 6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इस सेल का, और लोड कितना है मेरे पास, 24 ओम का। क्या यही क्वेश्चन बन गया? 6 सेल लगाए थे आपने बैटरी बनाने के लिए, सेल को सीरीज में लगा के आप बैटरी बनाते हो। सेल छोटा होता है, सेल को इकट्ठा करके आप बैटरी बनाते हो। आप अपने टॉर्च में या फिर आपके रिमोट्स में, घर में जो होता है, टीवी का रिमोट हो गया या गेम का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, कोई भी रिमोट आपके घर में है, उसमें आप एक सेल से काम नहीं करते हो, मल्टीपल सेल लगाते हो। एक के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव से ही वहां लगाया जाता है, सीरीज कनेक्शन बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 6 वोल्ट की मेरी बैटरी मेरी कितनी थी, 6 सेल थे, हर सेल 1.5 का था, पर आपने 2 गलत लगाए हैं इसलिए उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 सेल ही सही दिख रहे हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू 1.5, इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है ना, 6 वोल्ट। अब आप इसका टोटल करंट निकाल सकते हो, द टोटल करंट डिलीवर्ड बाय बैटरी, टोटल करंट कितना आ जाएगा आपको पता है, टोटल वोल्टेज है मेरी 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 24 प्लस 6, यही हो जाएगा 24 प्लस 6 ओम, यानी कि हो जाएगा 6/30, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 0.2 एम्पियर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ओके, इस तरीके से आप इसका सीरीज कनेक्शन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 सेल ऑफ ईच ईएमएफ 2 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, अमंग देम 3 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली। यानी कि यहां से आपसे ई इफेक्टिव पूछ रहा है, कितने टोटल थे आपके पास, 12 सेल, तो 12 इंटू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय कितने गलत लगाए, 3 गलत लगाए, है ना। कितने गलत लगाए, ये मेरा m हो गया, ये मेरा n हो गया। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये मेरे कितना, एक सेल की वोल्टेज कितनी है मेरी, 2 वोल्ट, है ना। ठीक है ना, 12 इंटू 2 वोल्ट माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 वोल्ट, यानी कि ये आप लिख सकते हो 24 माइनस 12, यानी कि 12 वोल्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट। अब अगर हमने सेल सीरीज में लगाए हैं, ऐसे ही हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। सेल जैसे सीरीज में लगते हैं वैसे इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो पैरेलली कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप ऐसे कुछ सेल को ऐसे कंसीडर कर सकते हो। मान लो ये मेरे कुछ सेल लगे हैं, एक सेल ये है, ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है, ऐसे ही एक सेल आप ऐसे ले सकते हो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ऐसे ही एक सेल आप यहाँ ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक सेल कंसीडर कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, आपने कितने सेल्स ले लिए, n सेल्स। अभी भी आप देख सकते हो एक पॉजिटिव से दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कनेक्टेड है। देख सकते हो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कनेक्टेड है। यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, वी डोंट नीड टू डिराइव दिस फॉर्मूला, हम क्लियरली इसके ई इफेक्टिव का एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रख सकते हैं, वो होता है E1/R1 प्लस E2 बाई R2 टिल कितने हैं हमारे सेल, En डिवाइडेड बाई Rn डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 टिल 1/Rn। इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। 1/R1 मतलब 1/R इफेक्टिव।
और इसका आर इफेक्टिव सेल का जो होगा, ये हमारा ई इफेक्टिव है, ऐसे ही अगर हम इसका आर इफेक्टिव निकालेंगे तो उसको निकालने का तरीका यही है, 1/r इफेक्टिव इज नथिंग बट जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है वही फॉर्मूला लग रहा है। यानी कि सेल को आप रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल सेल से, ठीक है ना, इसको आप एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हो, उसका ई इफेक्टिव ये है और आर इफेक्टिव आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 1/r इफेक्टिव 1/r1 प्लस 1/r2 टिल 1/rn, ऐसे आप निकाल सकते हो। मान लो दो सेल लगा रखे हो फॉर टू सेल ओनली, ठीक है ना, 4n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि दो सेल्स की बात कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है। अगर मान लो ये E1 है, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे ये मेरा R1 है और दूसरा सेल ऐसे लगा हुआ है, लेट अस से ये मेरा E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मेरा R2। इस तरीके से हमारा कुछ कनेक्शन है। तो इसको अगर आप इफेक्टिवली देखोगे, यहां से मेरा ई इफेक्टिव का फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा, जो मैंने अभी यहाँ फॉर्मूला लिखा है इसी से आ जाएगा, इस वाले से। यहां से आप लिख सकते हो E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा आपको E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर आप यहां से R इफेक्टिव निकालोगे वो सिंपली R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, जो कि एक पैरेलल में इफेक्टिव आता है दो सेल्स का, वही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? हाँ, अब आप कह सकते हो कि सर इनमें से कोई सेल अगर अपोजिट पोलैरिटी से लग जाए, ठीक है ना, यानी कि इफ सम सेल्स आर कनेक्टेड अपोजिटली, सम सेल्स आर कनेक्टेड अपोजिटली, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी या फिर रॉन्ग पोलैरिटी के साथ लगा दे। जैसे कि आपके सर्किट में अब जैसे मान लो कोई सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, ये सही तरीके से लगाया है, ये R1 है, दूसरा आपने मान लो यही उल्टा लगा दिया आपने, है ना, ये E2 है और इफेक्टिव सॉरी और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ऐसे ही आपका E3 है, ठीक है ना, ये E3 हो गया और यहां से मिल गया आपको R3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपने कोई सेल अपोजिट पोलैरिटी से जैसे कि यहां लगा दिया है, तो बस फॉर्मूले में फर्क क्या आएगा, जहां पे भी जो भी आपने अपोजिट पोलैरिटी से लगाया, आप ये साइड पॉजिटिव मान के चल रहे हो, ये नेगेटिव, तो आप इसको उल्टा मान रहे हो आपने, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव मानी है और राइट साइड नेगेटिव, तो फिर आप इस सेल को जो ये लगाया ये उल्टा मान रहे हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही है E1/R1, और E2 की बात करें तो -E2/R2 आ जाएगा। E3/R3 अगर सही तरीके से लगाए तो ऐसे ही, E4/R4 मान लो सही तरीके से लगा ऐसे ही, और तो इसका मतलब है अगर मान लो E5 हमारा गलत लगा है, सोचो अगर E5 गलत लगा है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लगाओगे, जो भी हमारा अपोजिटली लगा है उसको ऐसे लिखोगे और डिवाइडेड बाई 1/R1, यहाँ सही रहेगा, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn, नीचे तो ऐसे ही रहेगा। आर इफेक्टिव में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भाई 1/R1 प्लस 1/R2 टिल 1/Rn आ जाएगा। ठीक है ना, आर इफेक्टिव में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो, अगर ये अपोजिट लगे होते, मान लो E2 उल्टा लगा होता तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, यानी कि यहाँ आता E1R2 माइनस E2R1, नीचे R1 प्लस R2 ही आता, है ना। अगर ये सेल उल्टा लगा होता, ऐसे ना लगा होता, ये उल्टा लगा होता, आप इसको स्विच कर दो तो फिर यहाँ से आता E1R2 माइनस E2R1। ठीक है, ऑब्वियसली आप लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव ले रहे हो तो ऐसा लिख रहे हो, अगर आप राइट साइड पॉजिटिव लोगे तो -E1 आ जाएगा और E2 पॉजिटिव रहेगा। ओके, इस तरीके से हम इसका पैरेलल भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट एंड 0.75 वोल्ट, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इफेक्टिव ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखोगे तो दोनों सेल्स हमें दे रखे हैं, पहले वाले का ये, दूसरे वाले का ये, यानी कि यहाँ से E1 1.25 वोल्ट और E2 हमें कितना दे रखा है, यहाँ से E2 हमें दे रखा है 0.75 वोल्ट। तो यहां से E इफेक्टिव आपसे पूछ रहा है, दोनों रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, R1 और R2 दोनों ही हम लोगों को 1 ओम दिए हैं, तो यहां से फॉर्मूला लगेगा E1R1 प्लस E2R2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहां से क्या आ जाएगा, R1 R2 1 है, ये तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 1.25 × 1 प्लस 1 0.75 × 1, यानी कि आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 1 वोल्ट। तो इसका जो इफेक्टिव आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें ही अगर आप ध्यान से देखोगे, n आइडेंटिकल सेल्स
ठीक है ना, एन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। आइडेंटिकल का मतलब है इनका ईएमएफ भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। यानी कि आपको कभी ऐसा दिख जाए कि भाई सारे सेम है, ये ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मान लो ये भी मेरा ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एंड सो ऑन। कहाँ तक चल रहे हैं हम? एन रेजिस्टर्स तक चल रहे हैं। कितने रेजिस्टर्स हैं? एन रेजिस्टर्स तक हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे इन सभी को आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे, तो यहाँ से आपका अगर इफेक्टिव ई आएगा वो कितना आ जाएगा? सेम रहेगा, एनी वगैरह की जरूरत ही नहीं है, वो ई रहेगा। याद रखना, अगर आइडेंटिकल सेल आपको कैसे दिख जाए, ऐसे पैरेलल में दिख जाए, तो इफेक्टिव ई ही रहेगा। आर इफेक्टिव की अगर आप बात करोगे वो आर बाई एन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मान लो ये मेरी 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ये मान लेता हूँ मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मैंने ऐसे बोला एक और बैटरी मैंने लगा दी और ये मैंने 6 ओम लगा दिया। ऐसे करते करते मैंने कितनी लगा दी? लेट अस से 6 सेल्स लगा दिए, ठीक है ना, 6 सेल्स इन पैरेलल, सारे के सारे आइडेंटिकल है, ठीक है ना। आइडेंटिकल सेल्स को मैंने पैरेलल में लगा दिया, 6 के 6 आइडेंटिकल हैं, सभी को पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यहां से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं एक सेल से, और ये भी कितना रहेगा? 10 वोल्ट का ही रहेगा। यानी कि ई इफेक्टिव अभी भी आपका कितना आएगा? 10 वोल्ट। यानी कि जो ई है वही मेरा ई इफेक्टिव रहेगा अगर सारे आइडेंटिकल सेल है। सारे सेल आइडेंटिकल है मतलब उनका रेजिस्टेंस भी सेम और ये भी सेम, बट जो इसका रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 6। सॉरी, कितना रेजिस्टेंस था एक का? 6 ओम था। सॉरी, एक का रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे? 6 ओम था, तो आर इफेक्टिव आ जाएगा 6/6 यानी कि 1। ठीक है, तो आइडेंटिकल सेल्स अगर आप यहाँ पैरेलल में लगाते हो तो उनकी जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रहती है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह लिया जाता है। ठीक है ना, आइडेंटिकल सेल के केस में आप ऐसे कर सकते। ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2018 में आया है। अ सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू आर each connected in series to a battery of EMF E and identical n internal resistance R. The current drawn is I. वो बोल रहा है n इक्वल रेजिस्टर्स थे, ठीक है ना, n अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे सारे रेजिस्टर्स R है, ठीक है ना, और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये भी R, कितने रेजिस्टर्स यहाँ तक कनेक्ट किए हैं? उसने बोला है n रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, ठीक है ना, n रेजिस्टर्स क्वेश्चन में दिए हैं, सारे सीरीज में लगाए हैं, और उसको सीरीज में लगाया एक बैटरी जिसका ईएमएफ था ई, ठीक है, एक बैटरी के साथ लगा दिया जिसका ईएमएफ था ई और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? आर, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और कितना करंट मिल रहा है? यहां से क्वेश्चन में बोल रहा है आई। देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चन यहां से यहां तक पढ़ा है अभी, देखो यही कह रहा है, अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू आर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसने कैपिटल आर दिया, तो मैं इसको भी कैपिटल आर लिख देता हूँ, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैपिटल आर दिया है। अब आपसे बोल रहा है करंट आई ड्रॉ कर रहा है, तो करंट आई आप निकाल सकते हो। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कितने रेजिस्टर्स है? एन, और इंटरनल रेजिस्टर्स भी आर है, तो टोटल कितने रेजिस्टर हो गए? n+1। तो मैं n+1 आर लिख सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस। सोचो, देखो यार, n प्लस एन, एन प्लस एन प्लस एन प्लस, सॉरी, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ऐसे रेजिस्टर्स होंगे। आर प्लस आर, 2R 3R 4R, कितने रेजिस्टर है हमारे? n, तो nr हो गया, और नीचे एक है तो nr+1 यानी कि n+1r। ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। पहले मैं यहाँ टोटल रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हो गया मेरा। अब टोटल करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया सीरीज सर्किट का, सब कुछ सीरीज में हो गया ना, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसके साथ सीरीज में हो गया, तो आर इफेक्टिव हो गया n+1r, तो आई हो गया टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, यही हो गया। तो पहले ये दिया था। सेकेंड केस में क्या दे रहे हैं? नाउ इफ n रेजिस्टर्स, अब यही n रेजिस्टर्स को आप कैसे लगा रहे हो? कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। अब आप ध्यान से देखो, इन रेजिस्टर्स को कैसे लगाया गया है? पैरेलल में लगाया गया है। इन सारे रेजिस्टर्स को अब आपने ऐसे पैरेलल में लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, किसके साथ? एक सेल के साथ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये सारे रेजिस्टर्स मेरे आइडेंटिकल थे। कितने हैं मेरे? n है। तो पहले इनका इफेक्टिव सोचो कितना आ जाएगा। यहां से अगर आप सर्किट को देखोगे, यहां से आ जाएगा R/n, तो ऊपर वाले जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो R/n आ गए, बैटरी का ईएमएफ मेरा E है,
और रेजिस्टर मेरा कितना है यहाँ आर। अब इन दोनों का सीरीज, यानी कि यहाँ पे जो आर इफेक्टिव आएगा वो आ जाएगा आर प्लस आर बाई एन। यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे, नीचे एन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एन प्लस वन आर। ठीक है, ये मेरा आर इफेक्टिव आ गया। अब उसने बोला है यहाँ पे जो करंट आएगा ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 10 आई। यहाँ से जो करंट आ रहा है इसको 10 आई कह रहा है। करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज यानी कि ई डिवाइडेड बाई आर इफेक्टिव, यानी कि एन प्लस वन आर डिवाइडेड बाई एन, यानी कि एन ई डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आर। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। आई मेरा ये था, 10 आई मेरा वो है। यहां से आई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप आई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां आ जाएगा 10 इंटू आई की जगह डाल दोगे ई डिवाइडेड बाय एन प्लस वन आर, और राइट साइड क्या आ जाएगा एन ई डिवाइडेड बाय एन प्लस वन आर। तो यहां से ई से ई एन प्लस वन आर कट जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करके 10। ठीक है ना, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कंपेयर कर लो, 10 आ जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहां से 10। ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, पहले इन रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा के सेल के साथ लगाया था, करंट आई आ रहा था। पहले करंट मेरा आई था, फिर जब हमने इसको किसके साथ लगाया, इस कॉम्बिनेशन में लगाया, तो उसने बोला करंट मेरा 10 आई आ रहा है। तो टोटल करंट इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। पहले ये था टोटल रेजिस्टेंस, बाद में ये हो गया। तो टोटल करंट इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहां से ये आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहां से इजीली हमने एन की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 10। एक और क्वेश्चन है यहां से 2018 में इस तरीके से आया है। वो बोल रहा है बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। मतलब सेल के नंबर वेरिएबल है, मतलब आप नंबर ऑफ सेल्स को बदल सकते हो। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टर्मिनल ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड। इसका मतलब है आपके पास इस तरीके से सेल था, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे कितने सेल्स हैं आपके पास, एन सेल्स हैं, और आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब जानते हो, आपने जस्ट एक वायर ऐसे लगा दी, इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। मतलब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसका ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, इस तरीके से ये मेरा सर्किट बन गया। ठीक है, यहां पे करंट आई कितना होगा आप देख सकते हो। करंट आई निकालने के लिए आपको टोटल ईएमएफ चाहिए। टोटल ईएमएफ क्या होगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, है ना। यहां से हम ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव कर सकते हैं। अगर हम देखें ध्यान से, ई इफेक्टिव हो जाएगा यहां से एन ई, और कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है एक वायर से कनेक्ट करना, इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। एक सिंपल एक आइडियल वायर से कनेक्ट करना जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो। आइडियल वायर से दो टर्मिनल को जोड़ दिया हमने, बैटरी के दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया, इस पूरी बैटरी को शॉर्ट सर्किट करना, इसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ईएमएफ हो गया मेरा एन ई, और ये हो गया मेरा एन आर, एन से एन कट गया, ये आ गया ई बाई आर। तो आप देख सकते हो जो मेरा करंट है वो बहुत सिंपल आया है, ई डिवाइडेड बाई आर। अब क्वेश्चन में ग्राफ किसके बीच में बना रहा है, आई और एन। क्या आई एन पे कहीं से डिपेंड कर रहा है, सोचो, नहीं कर रहा ना। आई के फॉर्मूले में कहीं एन नहीं आ रहा, क्योंकि एन से एन कैंसिल हो गया है। यानी कि आप सेल 5 लगाओ, 6 लगाओ, 10 लगाओ या 10,000 लगाओ, करंट उतना ही आएगा। क्योंकि आप सेल बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, करंट सेम रहता है। एक सेल से भी इतना ही करंट आएगा, ई बाई आर। 2 सेल से भी कितना आएगा, 2 ई बाई 2 आर। 3 सेल से आएगा 3 ई बाई 3 आर, पर वो 3 से 3, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। यानी कि ये नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि कांस्टेंट है। तो करंट यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं कर रहा है जी। यानी कि इसका करेक्ट ग्राफ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आज हमने थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीखा है। आज हमने देखा है कि कैसे सेल को सीरीज में, कैसे पैरेलल में लगा सकते हो। ऐसे छोटे छोटे बट अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। सर्किट एनालिसिस जारी रहेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। यहाँ हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। आज काफी क्वेश्चंस किए हैं, अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए क्वेश्चंस करते रहेंगे। पर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके आगे डिस्कशन कराऊंगा। एमीटर, वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैसे उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज और सर्किट्स के बारे में और डिस्कशन करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है शुरू से लेकर लास्ट तक। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से देखा होगा। होमवर्क में मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि आप डीपीपी सॉल्व करें।
ठीक है ना। आप डीपीपी को सॉल्व करें, अच्छे से देखें, और जिन बच्चों के पास मॉड्यूल हैं वो मॉड्यूल सॉल्व करते रहें। इसकी एक्सरसाइज 1 मैं जैसे कह रहा हूं आप लोग अभी तक करते रहें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आपसे खुद से हो जाए उतना बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस तो मैं कराता रहता हूं टॉपिक्स के साथ, बट आप अपने आप से भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे आप और मैं, और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, सी यू सून, बाय बाय।